हार्ट चक्रा अनहर्ड साउंड को कहते हैं, अनाहत। जिन चीज़ों को आप सुन नहीं सकते हैं मगर महसूस कर सकते हैं। हार्ट ब्रेक क्यों हो गया आपका? क्या ऐसी चीज़ थी जिसकी वजह से आपका दिल टूटा? उन्होंने ऐसा क्या कर दिया था जिसकी वजह से आपको इतना दुख पहुंच गया? आपकी बात नहीं सुनी, है ना? वही मेरी एक्सपेक्टेशंस पूरी नहीं की। एक्सपेक्टेशंस आपकी पूरी नहीं हुई तो ब्लॉक बाहर वालों ने नहीं किया, ब्लॉक तो आपने खुद ही कर लिया। जैसे मैम आप ही कह रहे हो ना कि इमोशंस को जब हम लोग स्टोर करते हैं और कहीं ना कहीं हार्ट अटैक की प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाता है हार्ट अटैक की जो ज़्यादा प्रॉब्लम देखी जाती है वो मेल्स में देखी जाती है, लेकिन इमोशन अगर कहीं स्टोर की जाते हैं वो कहीं ना कहीं लेडीज़ करती हैं। मैं समझती हूँ जो मेल होते हैं उनको तो इमोशन स्टोर नहीं होते हैं, बट फिर भी उनको हार्ट अटैक आ रहा है। क्यों लोग कहते हैं कि दोनों का बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। जब मैं ही परिपूर्ण हो जाऊँगी तो फिर मुझे मेरे पार्टनर की क्या ज़रूरत है? वो एक्सपीरियंस करने के लिए शादी करते हैं, एक्सपीरियंस लेने के लिए रिलेशनशिप में जाते हैं। तो फिर शादी क्यों करनी चाहिए? जब भी आप किसी से प्यार करने की कोशिश करते हैं या प्यार में पड़ने की कोशिश करते हैं तो आपका एक लॉजिक माइंड कहता है कि नहीं। तो क्या ये लॉजिक माइंड कोई अगर यूज़ कर रहा है तो ये ब्लॉकेज का निशानी है? अगर किसी का हार्ट ब्रेक हुआ है और वो रिलेशनशिप में बहुत टूट चुका है, वो दोबारा जुड़ना चाहता है या खुद से जुड़ना चाहता है या खुद को दोबारा संभालना चाहता है, तो वो हीलिंग की शुरुआत कैसे कर सकता है? जैसे आपने कहा स्टार्टिंग में हम लोग रिसीविंग मोड पे नहीं होते हैं, तो मैं चाहती हूँ आज आप रिसीविंग मोड वाला ही हीलिंग कराएं। मैम चक्रास की सीरीज़ में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच। बिल्कुल ठीक। तो पता है जैसे मैं स्टार्टिंग से ही कहती हूँ कि हम लोग जब भी पॉडकास्ट करते हैं लोग बहुत पसंद करते हैं। चक्रास की सीरीज़ जब हम लोगों ने स्टार्ट की है ना तो बहुत सारे लोग ऐसा कह रहे हैं मैम जल्दी जल्दी अपलोड करो, क्योंकि उनसे ना वेट नहीं हो रहा है, जल्दी से जल्दी हम लोग सारे चक्रास को जान ले और समझ ले। तो ये देख करके सुन के भी बहुत अच्छा लगता है कि चलो लोग पसंद कर रहे हैं। और हम लोगों ने ऑलरेडी 3 चक्रास पे हम लोग बात कर चुके हैं, मूलाधार चक्रा, स्वादिष्ठान चक्रा और मणिपुर चक्रा। इसके बारे में हम लोग बहुत डिटेल में बात कर चुके हैं। और मैं अपनी ऑडियंस को कहना चाहूँगी जो ये पहली बार ये हमारा पॉडकास्ट देख रहे हैं और चक्रास की सीरीज़ से जुड़ रहे हैं तो आप हमारे पहले भी पॉडकास्ट ज़रूर देखिए, क्योंकि स्टार्टिंग से जब आप सारे चक्रास को जानने की कोशिश करेंगे तभी आपको और ज़्यादा बेटर तरीके से आप समझ पाएंगे। और आज इस पॉडकास्ट में हम लोग अनाहत चक्रा पे बात करने वाले हैं जो कि है हार्ट चक्रा। हार्ट चक्रा के बारे में मैम बताएंगे, लेकिन मैं बताना चाहूँगी कि इस पॉडकास्ट में हम लोग क्या क्या सवाल को आज कवर करने वाले हैं। अगर आपकी लाइफ में हार्ट ब्रेक बहुत बार हुआ होगा और कई बार लोगों ने बहुत महसूस भी किया होगा, तो क्या उसका कहीं ना कहीं हार्ट चक्रा के ब्लॉकेज से कोई ना कोई कनेक्शन है? अगर ये ब्लॉकेज है तो आप उसको कैसे एक्टिवेट कर सकते हैं, कैसे उसको खोल सकते हैं? और बहुत सारे इमोशंस हमारे हार्ट चक्रा से कनेक्टेड होते हैं, इसके बारे में आज हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। और सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगी कि हार्ट चक्रा क्या है, फिर हम लोग और आगे जानेंगे कि क्या हमारे हार्ट ब्रेक, हमारे इमोशंस और जो हम लोग इतना पेन लेके घूमते हैं किसी के लिए, क्या ये भी सब इस चीज़ से इसका कनेक्शन है या नहीं है। लेकिन सबसे पहले हार्ट चक्रा क्या है? हार्ट चक्रा अनहर्ड साउंड को कहते हैं, अनाहत। ओके। जिन चीज़ों को आप सुन नहीं सकते हैं मगर महसूस कर सकते हैं, उन सारे इमोशंस को जब हम फील करते हैं तो कहाँ से फील करते हैं? दिल से फील करते हैं। खुशी अगर होती है तो दिल से खुश होते हैं हम। गुस्सा आता है तो दिमाग में गुस्सा नहीं आता है, आपके दिल में पहले किसी के लिए गुस्सा आता है। नफ़रत भी होती है तो दिमाग से नफ़रत नहीं होती है, दिल से नफ़रत होती है। तो वो इमोशंस जिसे आप देख नहीं सकते हैं, उनकी खामोशी को आप महसूस कर सकते हैं, वो है अनाहत। ओके। और अनाहत चक्र क्योंकि हार्ट चक्र के जगह पर है, वो हार्ट चक्र में नहीं है, हार्ट के अंदर नहीं है। उस चक्र की जो नाड़ियाँ हैं वो मिली हैं एक कलेक्टिव फॉर्म में उस जगह पर जहाँ पर आपका हार्ट है, मतलब उसी लाइन में आपके वो चक्र है। क्योंकि सारे चक्र तो हमारे स्पाइन से रिलेटेड है, आपके सारे स्पाइन्स में ही वो सारे चक्र हैं। हार्ट आपका थोड़ा लेफ्ट हैंड साइड में है, लेकिन अलाइनमेंट क्योंकि उसी जगह पर है तो हमारे हार्ट चक्र को हम लोग, अनाहत चक्र को हम लोग हार्ट चक्र बोलते हैं। ओके ओके। इसका कलर पिंक या ग्रीन होता है। आज इसीलिए आपने ग्रीन और मैंने पिंक पहना है, क्योंकि प्यार का रंग लाल होता है। वैलेंटाइंस डे रेड, मूलाधार रेड, लेकिन हमने आज पिंक क्यों पहना है? क्योंकि हम जब कभी भी स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स में रहते हैं, यानी कि दिल मतलब बहुत ज़्यादा किसी को मोहब्बत करते हैं, तो कहते हैं ना ब्लाइंड लव।
ब्लाइंड लव का मतलब आपसे कोई ऐसी भी गलतियां हो सकती हैं जिसे आप अंधेपने में कर रहे हैं। मतलब आपने सुसाइड अटेम्प्ट्स कर लिए, लड़की को लेकर भाग गए, लड़के के लिए आपने माँ बाप को तिरस्कार कर दिया। दीज आर ओवर इमोशंस। गलत रास्ते पे चले गए, अपने इमोशंस को आपने प्रॉपरली मैनेज नहीं किया, तो आपने अपने जो डिमार्केशन जो लाइन है, जो बाउंड्री है, उसको क्रॉस कर ली। या तो आप बिल्कुल डॉर्मेंट हो गए, डिप्रेशन पे चले गए, अकेले रहने लगे, सोसाइटी से कट ऑफ कर लिया, आपको नहीं अच्छा लगता है लोगों के साथ बात करना, तो वो आप डॉर्मेंट स्टेज पे पहुंच गए। या आपने ओवर तोड़ फोड़, मार पीट, भागम भाग, ये पीना वो करना, आप एक्सेसेस में चले गए। तो पिंक वो बाउंड्री है, यानी आप एक्स्ट्रा किसी चीज़ में एनर्जी डालेंगे तो वो रेड हो जाता है, आप बिल्कुल डॉर्मेंट हैं तो वाइट रह जाते हैं। आप उसके मध्यम, जब आपको हारमोनियस यानी बैलेंस्ड फॉर्म में अपने इमोशंस को हैंडल करना है तो उसका रंग गुलाबी होता है। ओके, इसलिए मैंने गुलाबी पहना है। अत्यधिक किसी भी मात्रा में कोई चीज की जाए वो भी नुकसानदेह है, अगर किए ही नहीं जाए वो आलस है। लेकिन अगर हमारे अंदर इमोशंस आ रहे हैं, इसका मतलब आप जागृत हैं। लाइन हार्ट की ऐसे तो नहीं चलेगी, ऊपर और नीचे चलेगी। सिर्फ ऊपर 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 तो बीपी प्रॉब्लम आपकी हाई बीपी हो जाएगा, और सिर्फ लोअर 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 तो लो बीपी हो जाएगा। तो मेंटेनेंस वाली लाइन को पिंक लाइन बोलते हैं। ओके, तो अगर आप अनाहत चक्र की बात करें, हार्ट से रिलेटेड जनरली सब बोलते हैं हार्ट ब्रेक, है ना, दिल का टूट जाना। क्यों टूटता है आपका दिल? यानी कि आपके इच्छा अनुसार कोई चीज़ नहीं हुई होती है तो आपका दिल टूट जाता है। आपने एक्सपेक्टेशंस कुछ किया, आपके एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंगली आपको वो रिश्ता नहीं मिला, वो काम नहीं मिला, वो पैसे नहीं मिले, अपॉर्चुनिटी नहीं मिली, दिल टूट गया। करेक्ट। दिल सिर्फ दिल की वजह से नहीं टूटता है, बहुत सारी वजह से दिल टूट जाता है। जब आपका कोई कप टूट जाता है और दोबारा से उसको कलेक्ट करके जब आप उसे बनाते हैं, तो इस स्पेशल आर्ट को चाइना में किंसुकी कहते हैं। वो नॉर्मल कप से भी ज़्यादा वैल्यूबल होता है। जोड़ी हुई चीज बहुत ज्यादा खूबसूरत होती है क्योंकि वो एक नया शेप ले लेती है। कप का शेप वही होता है लेकिन उसकी बनावट में जो आपको खासियत दिखाई देती है, तब आप ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं क्योंकि वो नॉर्मल से अलग है, भिन्न है। वैसे ही आपका हार्ट जब टूटता है तो आपको कोई लेसन देने के लिए कोई आता है, आपने उससे वो लेसन सीख लिया होता है। तो अब जब आप दूसरा रिकार्नेशन अपने अंदर कर रहे होते हैं, तब आप अपने अंदर जो पावर महसूस करते हैं, जो आपके अंदर दोबारा से एक नई पावर आती है, नई ऊर्जा आती है, वो भिन्न होती है आपसे। पहले के आप में और हार्ट ब्रेक के बाद वाले आप में बहुत डिफरेंस महसूस होता है। तो हार्ट ब्रेक के माने आपका जो प्रश्न था कि हार्ट ब्रेक हो जाता है तो उसको कैसे हम ठीक करें, या अनाहत चक्र का हार्ट से क्या लेना देना है। हार्ट चक्र इमोशंस का घर है, सारे सुख और सारे दुखों का वो एक वेयर हाउस है। वहाँ रिपेयर मेंटेनेंस की चीज़ें हो रही होती हैं। यानी दिल टूटता है, वो इमोशंस आपके अंदर आ जाता है, आप उस इमोशंस को संभाल नहीं पाते हैं, तो आपने डिसीजन ले लिया होता है जो कि डिसीजन आपके सबकॉन्शियस माइंड में जाके स्टोर्ड हो जाता है। और उसके बाद दोबारा से अगर कोई सेम इंसिडेंट आपके पास आता है तो आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको याद दिला देता है, ध्यान से चलना, आगे गड्ढा है, यहाँ मत जाना, ये बहुत ख़राब इंसान है, मोहब्बत तो चीज़ ही बेकार है, रिश्तों से दूर रहो, पब्लिक में ज़्यादा बोलोगे तो तुम्हें हमेशा वो लोग बॉयकॉट कर देंगे या तुम्हारी बात को नज़रअंदाज कर देंगे तो तुम्हें इंसल्ट फील हो जाएगा। तो ये जितने भी प्रोटेक्टर वाले जो इन्फॉर्मेशंस होती है ना, अंदर से जो एक गार्ड आपको बार बार आगाह करता है, ये मत करो, ऐसे मत करो, वो सारा आपका सबकॉन्शियस माइंड आपके पुराने एक्सपीरियंस की वजह से स्टोर्ड करके रखा होता है। तो हमारा जो अनाहत चक्र है वो बना था देना और लेने के लिए। हार्ट में क्या होता है, हमने सांस लिया,
वो ऑक्सीजन में ब्लड में मिल करके आपके पूरी बॉडी में गया और आपकी पूरी बॉडी के जो इम्प्योरिटी है वो ले करके फिल्टर करके कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर फेंक दिया। तो हार्ट ने बहुत इंपॉर्टेंट लेसन देने के लिए हमारे बॉडी में ये ऑर्गन को डाला गया है कि गिव एंड टेक। अगर 5 सांस आप लेते हैं तो 5 ही सांस देते हैं, ऐसा तो नहीं है कि 4 सांस लो और 5 दे दो। तो गिव एंड टेक को समझाने के लिए हार्ट को हमारे बॉडी में ऑर्गन के फॉर्म में रखा गया था। लेकिन हमने क्या समझा कि प्यार तो सिर्फ देने का नाम है और हम सिर्फ देते चले गए। अगर सिर्फ देते चले जाओगे तो खाली हो जाओगे, और जब खाली हो जाओगे तो उदास हो जाओगे, और फिर उस खालीपन में निकलोगे नए रिश्ते बनाने तो खाली कप वाले लोगों को ही आप अपनी तरफ अट्रैक्ट करते रहोगे। और फिर एक लोनली इंसान जब एक लोनली इंसान से मिलता है तो बोलता मेरा भी कप खाली, तेरा भी कप खाली, तो पिए तो क्या पिए। तो अनाहत चक्र को समझने के लिए समझना ये होगा कि इसका यूसेज क्या है। इसका यूसेज जो बायोलॉजिकल यूज़ है वही स्पिरिचुअल यूज़ है। इमोशंस तुमने लिया तो वो सेम इमोशंस तुम फिल्टर्ड वे में वापस दोगे। तुम्हें धोखा मिला, तुम्हें किसी ने अबैंडन कर दिया, छोड़ दिया, तुम्हें निग्लेक्ट कर दिया तुम्हें। अब उस निग्लेक्शन से तुमने क्या सीखा, जो तुमने सीखा वो तुम अपने पास रखो, और अब जब तुम परिपक्व भाव में दोबारा से किसी के पास जाते हो तो अपने पुराने लेसन्स को याद रखते हुए बहुत ही परिपक्व भाव वाले प्रेम को तुमको दूसरों को दिखाना है। अब परिपक्वता के साथ तुम्हें प्रेम करना है ताकि वो दोबारा गलतियां ना करो। हम समझ नहीं पाते हैं, हम डिसीजंस ले लेते हैं, पुराने जो भी इंसिडेंट्स हमारे साथ होते हैं उसको बेंचमार्क समझ लेते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर एक ही लाइन बार बार आ रही होती है, आई एम नॉट वर्थ इट, आई एम नॉट इनफ, आई डोंट डिजर्व इट। मैं घबराती हूँ किसी रिश्ते में जाने से। क्यों घबराती हैं आप में कॉन्फिडेंस नहीं है इसलिए आप घबरा रही हैं, क्योंकि आपको लगता है कि कोई आपको ज़्यादा करीब से देखेगा तो आपको छोड़ देगा। अगर आपको अपने में कॉन्फिडेंस है कि मैं बिल्कुल परिपूर्ण हूँ, आई एम होल, आई एम सेटिस्फाइड, मैं अपने आप में संपूर्ण हूँ, तो कोई आपको नज़दीक से जाने या कोई दूर से जाने, जब आपको अपने ऊपर पूरा विश्वास है, कोई भी इंसान आपके पास आएगा वो आपको एक्सेप्ट करेगा। क्यों एक्सेप्ट करेगा? क्योंकि आपने सबसे पहले खुद को एक्सेप्ट कर लिया है। अगर आपने खुद को एक्सेप्ट नहीं किया, मैं तो मोटी हूँ, मैं तो काली हूँ, मैं तो बहुत एज्ड की हो गई हूँ, मेरे पेरेंट्स तो बहुत रईस नहीं हैं, मैंने पढ़ाई बहुत अच्छा नहीं किया, यानी आपने अपने ड्रॉबैक्स, अपने आप को कर्स करने वाला बहुत लंबा चौड़ा लिस्ट बनाया हुआ है, जिसमें आपने अपने लिए डिफेक्ट्स की लिस्ट बहुत लंबी चौड़ी बनाई हुई है। तो उस डिफेक्ट्स की लिस्ट की वजह से आप ही खुश नहीं हैं, आप ही सेटिस्फाइड नहीं हैं, तो आप हर वक्त चिढ़े हुए दिखाई देंगे। इनकम्प्लीट इंसान फ्रस्ट्रेटेड इंसान होता है। आपको अगर मैं बहुत सारी चीज़ें दे दूं कि आप ये भी ले लो, ये भी ले लो, ये भी ले लो, और आपका मन भर गया, आपका पेट भर गया, उसके बाद अगर मैं आपको कुछ भी चीज़ें दूंगी ना तो आप उसको एक्सेप्ट मतलब मन से नहीं करेंगी, या आपको लगेगा है मेरे पास, अगर ये चीज़ें आ रही हैं तो ये बोनस है, आप उसको बहुत सहेज के रखेंगी बोनस के तरीके से। जैसे सैलरी आपको दी जाती है तो वो आम चीज़ है, ये तो है ही मेरे पास, लेकिन अगर मैं आपको बोनस दे दूं तो आप ना सैलरी से ज़्यादा बोनस में खुश रहेंगी। इंक्रीमेंट से लोग जो कमीशन होती है ना उससे ज़्यादा खुश रहते हैं, मेन बेसिक्स पे ज़्यादा खुश नहीं होते हैं। तो प्यार और अनाहत चक्र का वही काम है, जो आपको मिलना था वो आपके पास ऑलरेडी है, जो क्वालिटीज़ आपके पास होनी चाहिए थी वो ऑलरेडी है। आपने अपने बेसिक क्वालिटीज़ को पहचाना नहीं, ध्यान नहीं दिया, आप अपने आप को नेगेटिव में फील कर रहे थे, तो बाहर आने वाले जितनी भी एनर्जीज जिसको आपने अट्रैक्ट किया है वो सेम आपके वाइब्रेशन वाले थे। नेगेटिव वाले लोग ही आपके पास आ गए। जब आपने मिरर इमेज देखा आपको वो पसंद नहीं आया, या जिसे आप पसंद कर रहे थे उन्हें आप समझ रहे थे कि ये भरा हुआ कप है, ये आएगा तो मेरे कप में भी थोड़ा पानी डाल देगा तो मैं भी पी लूँगी, ये भी पी लेगा। कोई अपना कप आपको देने के लिए नहीं आता है, कोई अपनी चीज़ आपको देने के लिए नहीं आता है। इस संसार में सब ढूंढने के लिए ही निकले हुए हैं कि कोई आए और उसे पूरा कर ले। यहाँ सब ही पूरे हैं और सब सोचते हैं कि वो अधूरे हैं।
जैसे आपने इमोशंस की बात की ना, जैसे हम लोगों का हार्ट ब्रेक होता है बार बार, या हम लोग कभी कभी अपनी वर्थ को नहीं पहचान पाते, तो कहीं ना कहीं ये थॉट्स से मैं अपना हार्ट चक्र जो है ब्लॉक कर रही हूँ इन्हीं नेगेटिव चीज़ों से, राइट? जो मुझे बाहर के लोग मुझे कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं, या फिर एक तरह से मेरे पर ये एक स्टैंप लगा रहे हैं कि तुम ऐसी ही हो, और ये सोच सोच के मैं अपनी हार्ट चक्र, अपनी इमोशंस को कहीं ना कहीं कंट्रोल करके उसे स्टोर कर रही हूँ और कहीं ना कहीं उसे ब्लॉक कर रही हूँ। ये मैं इसको समझ सकती हूँ कि ऐसे हमारी ब्लॉकेजेस होती है। खुद को समझने के लिए सातों चक्र जो हमें मिले हुए हैं ना, बाकी जितनी भी मोडालिटीज हम कर लें, ठीक है, हम कितनी भी जगह चले जाएं अपनी बीमारियों को भी पता लगाने के लिए, हमारे साथ जो इलनेसेस हैं, बॉडी के लिए जो प्रॉब्लम्स है, अगर उसको भी समझना हो, अगर हम चक्रों को समझ लें तो हम समझ लेंगे। जैसे आपने कहा कि अगर बाहर वाले हमारा हार्ट ब्रेक करते हैं तो हमारा हार्ट ब्लॉक हो जाता है। हमारा ब्लॉक उनके हार्ट ब्रेक करने से हमारा हार्ट ब्लॉक नहीं हुआ, लेकिन जो मैं अपने अंदर इनपुट कर रही हूँ उससे हो रहा है। हाँ, क्योंकि आपने अपने ऊपर इनपुट किया कि उन्होंने आपका हार्ट ब्रेक किया है, आपने परसीव किया कि उन्होंने आपका दिल तोड़ दिया है। हार्ट ब्रेक क्यों हो गया आपका? क्या ऐसी चीज थी जिसकी वजह से आपका दिल टूटा? उन्होंने ऐसा क्या कर दिया था जिसकी वजह से आपको इतना दुख पहुंच गया? आपकी बात नहीं सुनी, है ना? वही मेरी एक्सपेक्टेशंस पूरी नहीं की, एक्सपेक्टेशंस आपकी पूरी नहीं हुई, तो ब्लॉक बाहर वालों ने नहीं किया, ब्लॉक तो आपने खुद ही कर लिया। अच्छा, ब्लॉक का मतलब है बाधा, रोड़े अटकाना। तो हार्ट ब्लॉक आपका जैसे स्टर्न्स डलते हैं ना हार्ट में, फिजिकली भी आपका हार्ट ब्लॉक होता है। जैसे इमोशनल हार्ट ब्लॉकिंग होती है ना, कि आज के बाद मैं अपने दिल की बात किसी को नहीं बताऊंगी, तो या मैं किसी पे ट्रस्ट नहीं करूंगी, तो वो जो बाहर वालों ने आपको बोला या कुछ भी आपको छोटा दिखाने की कोशिश की, आपको इम्पोर्टेंस नहीं दिया, इमोशनली आपके लिए अवेलेबल नहीं हुए, आपको रिस्पेक्ट नहीं दी उन्होंने, बहुत सारी चीज़ें आपके साथ की, ये चीज़ें जब आप अपने अंदर रखने लगते हैं तो आपका सच में हार्ट ब्लॉक हो जाता है। जो ये जितने भी हार्ट अटैक्स होते हैं, स्टर्न्स लग रहे होते हैं, बाईपास सर्जरी हो रही होती है, ये तो ओपनली बताता है कि हार्ट में ब्लॉकेजेस है। इसके लिए तो आपको जैसे बाकी सारे चक्रों में तो आपको पता नहीं चलता है, फिजिकली आप पता लगा सकते हैं। जैसे सोलर प्लेक्सस चक्र में गट के थ्रू आप पता लगा सकते हैं, सैक्रल चक्र में अगर बेबीज प्रोड्यूस नहीं हो रहे हैं या पीसीओडी की प्रॉब्लम है आप पता लगा सकते हैं, मूलाधार में आपके पास पैसे नहीं आ रहे हैं, आप डरपोक किस्म के हैं, सोसाइटी से कट ऑफ हैं, तो ये सब चीज़ें ना बाहरी तौर पे भी आप देख सकते हैं। तो वैसे ही हार्ट को जो ब्लॉक आप बता रहे हैं ना कि हार्ट ब्लॉक हो जाता है, अब किसी ने धोखा दिया इमीडिएटली तो हार्ट में अटैक नहीं आएगा, आएगा बाद में आएगा, लेकिन ये जो क्लॉटिंग ऑफ जो हार्ट स्टार्ट होती है ना, वो हमारी ओवर थिंकिंग और सोच से होती है। अगर आपने उस समय एक्सप्रेस नहीं किया, आपके साथ किसी ने कुछ गलत बोल दिया, आपको छोटा दिखा दिया, आपको इम्पोर्टेंस नहीं दी, तो आपने उस बात को अगर अपने दिल में बिठा लिया है, तो दिल में बिठाया है, लाइनिंग तो वही चक्र वाली है। जैसे जैसे आपने दिल में स्टोर करना शुरू कर दिया किसी की दी हुई खुशियाँ और किसी के दिए हुए गम, आपके हार्ट चक्र वाला जो लेयर है वो ब्लॉक होने लगेगा। खुशियाँ भी ब्लॉक होती हैं, बिल्कुल। अगर सपोज कीजिए आपको बहुत प्यार मिलने लगा, बहुत आपको खुशियाँ मिलने लगी, लेकिन आपने ग्रैटिट्यूड नहीं किया, अहंकार आने लग गया कि वाह मेरे हस्बैंड देखो कितने रिच हैं, मुझे तो आए दिन बर्थडे पे डायमंड के रिंग्स मिलते हैं, मैं तो आज यहाँ घूमने गई, आज वहाँ घूमने गई, और आपने खुशी को फॉर ग्रांटेड लेना शुरू कर दिया, तो वो भी अतिशय सुख भी उत्पीड़न, अतिशय दुख भी उत्पीड़न। आपको तभी तो ग्रैटिट्यूड सिखा दिया जाता है कि अच्छी चीजें आ रही हैं तो धन्यवाद दे दो। अगर उसको तुम फॉर ग्रांटेड लेके अहंकार में आने लग जाओगे तो वहां भी नाश है, वहां भी गलतियां हो जाएंगी तुमसे। ठीक है, जैसे मैम आप ये कह रहे हो ना कि इमोशंस को जब हम लोग स्टोर करते हैं और कहीं ना कहीं हार्ट अटैक की ये प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है, लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाता है हार्ट अटैक की जो ज़्यादा प्रॉब्लम देखी जाती है वो मेल्स में देखी जाती है, लेकिन इमोशन अगर कहीं स्टोर की जाती है वो कहीं ना कहीं लेडीज़ करती हैं।
तो ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल अलग नहीं है कि जो इमोशन स्टोर करे उसको हार्ट अटैक नहीं आ रहा, लेकिन जो इमोशंस को मैं समझती हूँ जो मेल होते हैं उनको तो इमोशन स्टोर नहीं होते हैं, बट फिर भी उनको हार्ट अटैक आ रहा है, क्यों? अच्छा, बहुत अच्छा सवाल है। इसके 2 रीजंस हैं। आपने जैसे बोला कि हार्ट अटैक मेल्स को बहुत आता है, फीमेल्स को नहीं आता है। थायराइड फीमेल्स को बहुत होता है, मेल्स को नहीं होता है ना? अब इसको प्रैक्टिकली समझिए। लेडीज ना बहुत एक्सप्रेस नहीं कर पाती हैं, इमोशंस को दबा जाती हैं। और कहीं कहीं कहा जाता है कि लेडीज इतनी एक्सप्रेसिव होती है कि अगर उन्होंने अपनी कोई दोस्त पकड़ ली या अपनी मम्मी पकड़ ली या मासी पकड़ ली, मतलब कोई भी साथ का, वो इतनी एक्सप्रेसिव होती है कि सब कुछ बता देती हैं। और वही जो मेल होते हैं वो कहीं ना कहीं अपनी इमोशंस को स्टोर करते हैं। तो आई थिंक ये दोनों चीज़ें होती हैं। गुड, आप ही के क्वेश्चन में दोनों आंसर्स हैं। काफ़ी सारी लेडीज होती हैं जो बहुत एक्सप्रेसिव होती हैं, हाँ, है ना? हाँ। तो उनका थ्रोट चक्र फिर हाइपोथायरॉइड में चला जाता है। अच्छा, होता प्रॉब्लम उनको भी, ओवर एक्सप्रेसिव। कोई भी चीज आप ओवर करेंगे right. तो वो गलत है। एक्सप्रेसिव होने का मतलब है आपको कितना बोलना है, किसके साथ बोलना है, आपको अपने बोलने के तरीके में रिस्पेक्ट रख करके बोलना है फैमिली मेंबर्स के लिए। 2 लेडीज मिलती हैं, बहुत एक्सप्रेसिव होती हैं, क्योंकि वो 2 लेडीज के पास समय है, वो उनके पास काम ही है एक्सप्रेशंस को बांटना, क्योंकि उनके पास और कोई जरिया नहीं है जिनके साथ वो एक्सप्रेशंस बांट सकें। लेकिन सृष्टि को बनाया गया है 2 अलग अलग जेंडर्स में कि वो अपनी भावनाओं का आदान प्रदान करें। जब वो उन जेंडर्स के साथ आदान प्रदान नहीं कर पाती हैं तो वो सेम जेंडर्स को ढूंढती हैं, क्योंकि तुम्हारे पास भी बहुत कुछ है बोलने को, मेरे पास भी बहुत कुछ है बोलने को। हाँ। सुनने वाला कोई नहीं, चलो हम ही दोनों बोल लेते हैं। हाँ। नंबर 1, ठीक है। नंबर 2, आपने कहा कि मेल्स में हार्ट अटैक बहुत होते हैं, फीमेल्स में नहीं होते हैं। हाँ, बिल्कुल आपने सही बोला। फीमेल्स के हार्ट अटैक्स इसलिए बहुत नहीं होते हैं क्योंकि स्त्री के अंदर प्रेम सागर के रूप में होता है, वो बहता है। और जो मेल होते हैं उनको कहा जाता है कि वो सपोर्ट, यानी वो बहुत स्ट्रांग होते हैं। और स्ट्रांग क्या होता है? पत्थर। और सागर क्या होता है? पानी। हाँ। तो पानी तरल पदार्थ है, वो बहता है खून की तरह। और पत्थर क्या है? ब्लॉक, रोड़ा, वो अटकता है उस छोटे से ब्लॉक की तरह जो आपके वेन्स में जाकर के अटक जाता है। जो कैरेक्टरिस्टिक्स मेल का होता है वो होता है मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा, मैं तुम्हारा सपोर्ट सिस्टम बनूंगा। बहुत स्ट्रांगली होता है। तो वो स्ट्रांग में उनको बनाया ही जाता है, फिजिकली उन्हें स्ट्रांग बनाया जाता है। तो जिस फिजिक में वो हैं, जैसा स्ट्रेंथ उनके अंदर है, वो स्ट्रेंथ की वजह से उनका हर ऑर्गन बहुत स्ट्रांग होता है। लेकिन हमारे अंदर हाफ मैस्कुलिन और हाफ फेमिनिन है। हमारी बॉडी के अंदर भी दोनों एनर्जीज दी गई हैं। हम बैलेंस नहीं कर पाते हैं मैस्कुलिन फेमिनिन एनर्जीज को। तो अगर आपके अंदर ओवर फेमिनिज्म है तो आप ओवर गिविंग हो जाएंगे, आपको प्यार देना आएगा, लेना नहीं आएगा। आपको हर समय हार्ट ब्रेक्स ही महसूस होंगे। क्यों? आपको लगेगा कोई बात नहीं, वो वक्त नहीं दे पा रहा है, मैं कॉम्प्रोमाइज़ कर लेती हूँ। आप सैक्रिफाइस, कॉम्प्रोमाइज़, अडेप्टेबिलिटी, ये सारे शब्द अपने डिक्शनरी में लिख करके रखेंगी। आपको सिर्फ देना आएगा, रिसीव करना खाली। और मेल जब उनके अंदर मैस्कुलिन ज़्यादा हो जाएगा तो इमोशनल नहीं होंगे। हाँ ठीक है, दे दूंगा, अभी समय नहीं है, कर दूंगा, अभी ये मेरी प्रायोरिटी नहीं है, इसको पैसे चाहिए घर चलाने के लिए, बच्चों की फीस, वो सब तो मैं कर ही रहा हूँ। इमोशंस गायब हो जाते हैं। जैसे ही बैलेंस बिगड़ा, बॉडी आपको जवाब दे देगी, भाई यहाँ पे तुम गड़बड़ हो, यहाँ तुम गलत हो। वो कैसे बताएगी बॉडी? क्या कैसे साइंस देगी? जिस जगह पर, जैसे इमोशंस, सैक्रल चक्र इमोशंस, वो लेडीज में प्रॉब्लम आ जाएगी। आपके पीसीओडी की प्रॉब्लम्स हैं, यूट्रस की प्रॉब्लम्स हैं, वो वहाँ पे इंडिकेट कर दी, भाई यहाँ पे तुम गड़बड़ हो गई हो, यहाँ पे तुम्हारी प्रॉब्लम स्टार्ट है। हार्ट में प्रॉब्लम है आपके, जो आपने बोला हार्ट में प्रॉब्लम्स ज़्यादा मेल्स के होती है। फीमेल्स में हार्ट प्रॉब्लम्स होती है, लेकिन फीमेल्स अपने हार्ट प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना जानती हैं क्योंकि वो लिक्विड फॉर्मेट में ज़्यादा रहती हैं। उनका काम ही ये शिव हैं और ये शक्ति। तो शक्ति की ऊर्जा तरल ऊर्जा है और शिव की ऊर्जा आपके थ्रोट चक्र,
आपका थर्ड आइज चक्र और सहस्त्रारा, ये सारे शिव की ऊर्जा है। ये तो आपकी बाउंड्री लाइन है, यही तो बेस लाइन है। ये आपकी लाइन दोनों चक्रों के बीच की लाइन है। अच्छा, ये हार्मनी सिखाती है, बैलेंस। ओके, जो हार्ट चक्र से ऊपर जो है शिव की एनर्जी है, नीचे आपकी शक्ति की एनर्जी। दिस इज द बैलेंसिंग, दिस इज द बाउंड्री। बैलेंसिंग यहीं से पता चलती है। अगर आपकी ये ऊर्जा इम्बैलेंस होगी तो डेफिनेटली हार्ट में पेन होगा, आपके लंग्स में भी प्रॉब्लम्स आएंगे। लेना और देना वो यहीं पे ही आपके सारा डिफाइन होता है। ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान, वेयर इज योर लंग्स, वेयर इज योर हार्ट, सारा हार्ट चक्र के एरिया में ही है। एस्थमा, जुकाम हो जाना, थ्रोट में प्रॉब्लम आ जाना, खांसी जुकाम से आपको इन्फेक्शन, मतलब आपको इन्फेक्शंस जल्दी से पकड़ लेना, आपका आईसाइट में प्रॉब्लम आ जाना, अच्छा, माइग्रेन प्रॉब्लम आ जाना, ये सारी आप देखेंगे ऊपर के चक्रों की वजह से होती है। सो मैक्सिमम मेल मेंबर्स बिकॉज ऑफ द स्ट्रेंथ, बहुत सारी चीज़ें उन्होंने इमोशंस की बजाय अपने पावर से कॉन्कर करने की कोशिश की। वो प्यार को भी ईगो से करते हैं, मैं प्यार करता हूँ, तू मेरी है। वो ये नहीं कहते मैं प्यार करता हूँ, मैं तेरा हूँ। तो वो जो मैं और ईगो एंड वो जो पावर है ना, ऑब्वियसली वो कहाँ स्टोर हो रही है? वो डेटा तो स्टोर्ड हो रही है ना हार्ट में। मेन आर कंसिडर्ड टू बी नॉन एक्सप्रेसिव। वो बताते ही नहीं है उनके दिल में क्या है। कैसे बताएंगे? दिल को तो पत्थर बना रखा है, नंबर 1। सेकेंडली विच आई फील पर्सनली कि आदमियों ने ज़्यादा हार्ट ब्रेक किए हुए होते हैं, तो कर्ज भी तो उन्हें मिला होगा। ये बात तो हार्ट अटैक्स तो उन्हें ही होंगे। लेकिन बहुत सारे लोग इस बात को एग्री नहीं बहुत सारे दिल तो लड़कों ने ही तोड़े। लेकिन कुछ तो यही कहेंगे कि नहीं मैम, आजकल तो लड़कियां ज़्यादा हार्ट ब्रेक करती हैं। बोल सकते हैं, इसमें ये तो एक पर्सनल नज़रिया है ना। लेकिन जहाँ तक हार्ट के ब्लॉकेजेस का सवाल है, इसमें भी अगर हम बायोलॉजिकली देखें तो इसके परसेंटेज थोड़े बहुत हाई लो हो सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि औरतों में हार्ट अटैक्स नहीं होते हैं, मेल्स में ज़्यादा होते हैं। इसमें कोलेस्ट्रॉल की मात्रा, खाने पीने का भी देखना पड़ता है, बहुत सारी चीज़ें इंटरकनेक्टेड होती हैं। आप फिजिकल एक्सरसाइजेज नहीं कर रहे हैं, फ्लो ऑफ द ब्लड इज़ नॉट प्रॉपर, आपके ऑब्वियसली ब्लड नहीं फ्लो करेगा तो ब्लॉकेजेस तो क्रिएट होंगे ही होंगे। फिजिकल बॉडी मूवमेंट तभी होती है जब आपकी बॉडी एनर्जेटिक होती है। एनर्जीज अगर लॉक हो रही हैं किसी भी जगह पर, एनर्जीज होती क्या है? फ्लो ऑफ द चक्रास। तो एक भी चक्र अगर इम्बैलेंस हो तो वो दूसरी चक्र पे तो अटैक करेगा ही करेगा। सातों चक्र को सातों चक्र को आपको मूवमेंट में रखना है। आप सोचेंगे मैं सिर्फ प्यार ही करता रहूं, मेरा हार्ट अटैक कभी ना हो, तो ऐसे नहीं होगा कि मैं खाता रहूं, मैं खिलाता रहूं, हम लोग रोज़ होटल्स में जाएं और हमारा हार्ट अटैक अब बिल्कुल नहीं होगा। मेरी वाइफ अब बहुत खुश है, तो तब भी हो सकता है, क्योंकि आपको सारी चीज़ों पर काम करना पड़ेगा। मगर यस, ये 100% ट्रू है कि अगर चक्रों पे काम करोगे तो बीमारियां दूर रहेंगी, क्योंकि चक्र आपको आपका प्लस और आपका माइनस दोनों बता देते हैं कि अगर ज़्यादा एक्टिव है तो ये बीमारी हो जाएगी, अगर बिल्कुल डॉर्मेंट है तो ये बीमारी हो जाएगी। तो बैलेंस्ड रहो। आपको ये तो कोई कह नहीं रहा है कि सुबह उठो और 4 घंटे जिम में जाओ या 2 घंटे दौड़ते ही रहो, लेकिन 1 घंटे तो अपने लिए बिताओ, निकालो। और सबसे अच्छा फ्लो, अगर प्यार में दिल नहीं तोड़ना चाहते हैं, प्राणायाम करके खुद को परमात्मा से जोड़िए। वो एक ऐसा प्रेम है जो उसका स्रोत कभी ख़त्म ही नहीं होता। अगर उस स्रोत से जुड़ गए तो वो एनर्जी का फ्लो आपका असंख्य, अपने वो इतना महान एनर्जी आपके अंदर जा रही है। और वो फ्लो एक्चुअली सिर्फ चक्रों का ही नहीं होता है। द बॉडी इज़ अ माध्यम। बॉडी आपका जो है ना एक चैनल है। आपकी एनर्जी का फ्लो एक्चुअली पृथ्वी से आकाश तक जाता है, आप सिर्फ चैनल की तरह बीच में हैं। तो अगर आपकी ऊर्जा पृथ्वी से लेकर के आपके शरीर ऊर्जा से होते हुए ऊपर बिल्कुल बिना हिंडर्ड, बिना ब्लॉकेजेस के ऊपर तक जाती है, और ऊपर की ऊर्जा आपकी बॉडी से होते हुए नीचे आती है, बीमारियां नहीं होंगी, बिल्कुल नहीं होंगी। तो ब्लॉकेजेस चक्र की वजह से होते हैं, क्योंकि हम एलिमेंट्स को नहीं समझ पाते। जिन 5 एलिमेंट्स से हम बनते हैं हम उनको समझ नहीं पाते हैं। जिस दिन हम उन ऊर्जाओं को समझें, उन ऊर्जाओं के प्रति सद्भावना का भाव रखें,
उनको सही तरीके से यूज़ करें, ब्लॉकेजेस हो ही नहीं सकती हैं। अच्छा, जैसे क्योंकि हमारे यहाँ पे मैस्कुलिन एनर्जी और फेमिनिन एनर्जी की बात हो रही है, ठीक है, अगर मेल के ब्लॉकेजेस हैं, आई थिंक मुझे लगता है फिर दोनों की ब्लॉकेजेस के साइंस भी अलग होंगे, फिजिकल साइंस। अगर मेल अपनी इमोशंस को बहुत ज़्यादा कंट्रोल कर रहे हैं, दबा रहे हैं, तो उनके फिजिकल साइंस क्या होंगे? जो फीमेल्स हैं वो अगर अपने इमोशंस को ब्लॉक कर रही है या कहीं ना कहीं स्टोर कर रही है, तो उनके फिजिकल साइंस क्या होंगे? गुड। नाउ इमोशंस को अगर कोई स्टॉप करता है तो एक नॉर्मल इंसान जब कभी अपने इमोशंस को दबाता है, सप्रेस करता है, कोई भी, चाहे मेल हो या फीमेल हो, तो वो अपने इमोशंस को ऐसा नहीं है कि किसी किताब के नीचे दबाता है या बिस्तर के नीचे दबाता है, वो दबाता अपने शरीर में है। तो शरीर के किसी अंग में ही दबा रहा होगा। तो जनरली ऐसे लोग जो अपने इमोशंस को दबा रहे होते हैं, सप्रेस कर रहे होते हैं, जब भी आप कोई चीज़ दबाते हैं तो ऊपर से कोई भारी चीज़ रखनी पड़ेगी तभी तो वो दबेगा। राइट। तो भार कहाँ आता है सबसे ज़्यादा? आप पूरे दिन करते क्या हैं? मैक्सिमम टाइम आपका पोजीशन क्या है? बैठते हैं, मैक्सिमम टाइम आप बैठते हैं। तो जिनके भी इमोशनल्स मतलब सप्रेशन ऑफ इमोशंस हैं, उनका मेजॉरिटी आप देखेंगे बेली फैट होगा। बेली एरिया में आपका फैट बढ़ेगा। ओके। क्योंकि इमोशंस क्या है? हार्ट चक्र में आपके महसूस करने की शक्ति को ही आप इमोशंस बोल रहे हैं। अब आपके इमोशंस में दुख है तो इमोशनल ईटिंग स्टार्ट हो जाती है। अगर आपको रोना आ रहा है, रोते रोते आप क्या करते हैं? गलत व्यसनों में चले जाते हैं। मेल मेंबर्स कुछ और पीने लगते हैं तो वुमेन कुछ और करने लगती हैं। लेकिन आप अपने इमोशंस को चेंज करते। एनर्जीज कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन बी क्रिएटेड बट इट कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड। एनर्जी को ट्रांसफॉर्म करना पड़ता है। तो दुख क्या है? दुख भी एक एनर्जी है। अब उस एनर्जी को आप बदलोगे कैसे? तो वो एनर्जी बदलती कैसे है? या तो आप ओवर डाइटिंग करने लगेंगे, बिल्कुल पतले हो जाएंगे, या आप ओवर ईटिंग करने लगेंगे, मोटे हो जाएंगे, या आपका इमोशंस आपके स्किन पे पिंपल्स के फॉर्म पे दिखाई देने लगेगा, डार्क सर्कल्स के फॉर्म पे दिखाई देने लगेंगे, बाल झड़ने लग जाएंगे, आपका फैट इंक्रीज होने लग जाएगा। इमोशंस एनर्जी है, एनर्जी आपने क्रिएट की है, अपने शरीर से क्रिएट किया, अपने थॉट से क्रिएट की है। करेक्ट। आपकी क्रिएटेड एनर्जी है। जब तक आप इंस्ट्रक्शंस नहीं देंगे कि एनर्जी को आपने कहाँ भेजना है, तो वो एनर्जी आपके अंदर कैद रहेगी। आपको पता होना चाहिए कि अब मैंने जो चीज़ क्रिएट की है वो मैं कहाँ लगाऊं। जैसे फैक्ट्री में एक फर्नेस है, आग लगाई जाती है। अब आपने उस फर्नेस के अंदर गिट्टियाँ डाली, आपने फर्नेस में आग लगाई, वो रोल होगा। तो रोल होने के बाद आपने उसको बाहर निकाला और वो बिल्डिंग बनाने के काम आई। तो आपने उस एनर्जी को डाइवर्ट किया ना। जैसे ईवी की कार है, बैटरी में चार्ज किया, नाउ व्हाट यू आर डूइंग, आप उसको ऑन करते हो और उस एनर्जी को मूवमेंट देते हो, मोशन देते हो, तो गाड़ी मूव करती है। सिमिलरली आपकी क्रिएटेड एनर्जी को आपको बताना होगा कि नाउ दिस एनर्जी, जो सुख की एनर्जी है, जो दुख की एनर्जी, जो गुस्से की एनर्जी, जो जेलस की एनर्जी है, आप किस रास्ते पे लेके जाना चाहते हैं। किसी को किसी ने ये बताया कि तुम किसी चीज़ के लायक नहीं हो, ठीक है, मैं तुमसे बात ही नहीं करना चाहता, आपको घोस्ट कर दिया। नार्सिसिस्ट आदमी आपकी ज़िंदगी में आया, आकर आपको बहुत प्यार देता है, आपको ऐसा लगता है बस यही है मेरा राजकुमार, मैं इसी का ही वेट कर रही थी। बहुत ग्लॉसी बातें करता है। आप क्या करते हैं? अपना ब्लैंक स्पेस को, जो आपकी ज़िंदगी में नहीं था, आप सारा उसके अंदर देखने लगते, वाह यही तो चाहिए था मुझे, ये तो हर सिचुएशन में कितना खुश रहता है, ये कितना एक्टिव इंसान है, जिम भी जाता है, ये भी। आप बहुत खुश हो जाते क्योंकि जो चीज़ आप नहीं कर रहे हैं वो वही चीज़ कर रहे हैं। आप खुश हो गए, वो अचानक से आपकी ज़िंदगी से गायब हो गया, आप फिर से ब्लैंक हो गए। क्योंकि आप क्या कर रहे थे? आप वो उन चीज़ों को देख रहे थे जो आप में कमी थी। अपने में बढ़ाने की बजाय आप उनको समझ रहे थे कि ये मेरा मिरर है, ये मुझे दिखा रहा है मुझे क्या क्या चाहिए। मिरर नहीं आपको दिखाता, मिरर तो आपको आप ही का ही दिखाएगा कि आपके अंदर कमी है, लेकिन वो आपको आया था बताने के लिए कि तुम्हारे अंदर कमियां क्या है, और आप समझ रहे थे वो पूरा करने आया हुआ है। अब उसे देखकर आप हो गए, वो गायब हो गया, अब आप दुखी हो गए। अब दुख आपने क्रिएट कर लिया अपने अंदर, अब आप क्या कर रहे हैं? मुझे लगता है कि मेरा रिलेशनशिप में प्रॉब्लम होती है, मैं हमेशा गलत लोगों को अट्रैक्ट करती हूँ और बार बार मेरा हार्ट ब्रेक होता है।
मैं जैसे ही अपने आप को ठीक करती हूँ, फिर कोई इंसान मेरी ज़िंदगी में आ जाता है, मैं दोबारा से उसके साथ एंटेंगल्ड हो जाती हूँ, दोबारा से मेरा हार्ट ब्रेक होता है, बार बार ये पैटर्न रिपीट हो रहा है। मुझे समझ नहीं आ रहा मैं इससे बाहर कैसे निकलूँ। क्यों हो रहा है ये पैटर्न रिपीट? मेरे ना मन में ये सवाल है, अभी पूछ रही हूँ ताकि मैं बाद में ना भूल जाऊँ। जैसे आपने कहा कि अगर मेरे अंदर वो स्पेस है, वो खालीपन है, तो मैं ऐसे ही लोगों को अट्रैक्ट करूँगी, और कहीं ना कहीं वो ये है कि वो मुझे ये बताने आ रहा है कि तुम्हारे अंदर ये कमी है, तुम इसको पूरा कर लो। अगर मैं पूरा कर लूँगी तो मुझे मैस्कुलिन एनर्जी की ज़रूरत क्यों है? फिर क्यों लोग कहते हैं कि दोनों का बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है? जब मैं ही परिपूर्ण हो जाऊँगी तो फिर मुझे मेरे पार्टनर की क्या ज़रूरत है? गुड। आपको पार्टनर की ज़रूरत किस लिए थी? वही ना, जो मेरे अंदर कमी होगी, या फिर एक मतलब होना चाहिए बस पार्टनर। सबकी अपनी अपनी अलग अलग होती है। किसी को ये होता है कि मुझे फाइनेंशियली सपोर्ट करे, कोई होता है मुझे इमोशनली सपोर्ट करे, कोई ये कि बस रहे पार्टनर कि जब मैं परेशान हूँ तो मेरे इमोशनल मतलब मेरी इमोशंस की कोई केयर करे, या मुझे मेरी कोई केयर करे, इसीलिए पार्टनर चाहिए होता है। अब अगर मैं ये सारी चीज़ें पूरी कर लूँगी तो फिर पार्टनर की तो मुझे ज़रूरत ही नहीं है। यही गलतफहमी आजकल बहुत सारे लोगों को हो गई है। उनको लगने लगा है कि मैं तो कमाने लगी हूँ, मैं तो अपना घर खरीद सकती हूँ, गाड़ी भी मेरे पास है, तो मुझे क्या ज़रूरत है पार्टनर की। और फिर निकलते हैं ढूंढने प्यार। हाँ, क्योंकि कमी है और फिर ना। उसके बाद लिस्ट बनती है, फिर लिस्ट में उनको पसंद नहीं आता है, फिर वो प्यार दिखाई नहीं देता, फिर उनको सिंगल रहना पड़ता है। और जब सिंगल रहते हैं तो फिर थोड़े दिनों के बाद जब वो कपल रील्स देखते हैं, फिर लगता है काश मैं भी ऐसी वाली फ़ोटोज़ खिंचवाती। देखो मेरी फ्रेंड की शादी हो गई है, मेरी नहीं हुई है, मैं कब करूँगी, मैं कब उस अनुभव को वो अनुभव को फील करने के लिए, एक्सपीरियंस करने के लिए, जैसे खाना हम नए नए होटलों में जाते हैं ना खाने के लिए, वो एक्सपीरियंस करने के लिए शादी करते हैं, एक्सपीरियंस लेने के लिए रिलेशनशिप में जाते हैं। तो फिर शादी क्यों करनी चाहिए? शादी क्यों करनी चाहिए ही वो सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप जब तक ये नहीं जान पाए कि आप शादी क्यों कर रहे हैं, शादी मत कीजिए। अगर आपका रीज़न मैरिज करने का फाइनेंशियल सपोर्ट है तो आप उनको छोड़ दीजिए। आप अपने पापा से बोलिए वसीयत में आपका नाम लिख दें, ताकि पैसे के लिए आपको किसी और की ज़रूरत ना पड़े। अगर आप चाहते हैं कि आप रील्स बनाने के लिए या लोगों के सामने हस्बैंड वाइफ दिखने के लिए, तो दिखावे की ज़िंदगी ज़्यादा दिनों तक खुशियाँ नहीं देती हैं। आप लोगों के लिए तो जोड़ा बन करके जा सकते हैं, लेकिन भीतर ही भीतर आप खाली हो जाते हैं, क्योंकि हम शादी और रिलेशनशिप ना तो लोगों के लिए करते हैं और ना करना चाहिए, और ना वजह पैसा होना चाहिए, वजह होनी चाहिए कंपेनियनशिप। मुझे कभी पैसों की ज़रूरत हो तो तुम देना, तुम्हें कभी ज़रूरत हो तो मैं दूंगी। मेरी ज़िंदगी में दुख आए तो तुम अपना कंधा देना, लेकिन तुम्हें भी ज़िंदगी में जब कभी भी ज़रूरत हुई ना तो मैं कंधे से कंधा मिलाकर चलूँगी, तुम्हें अकेले नहीं छोड़ूंगी, मैं तुम्हें जज नहीं करूँगी। अगर मैं नीचे कभी गिरी अपने जीवन में किसी ऊंचाई पर पहुंचकर, तुम मेरा हाथ पकड़कर मुझे थाम लेना, मुझे उठा लेना। लेकिन अगर तुम्हारे साथ कोई गलती हुई, कोई मिस्टेक हुआ या फिजिकल इंजरीज ही हो गई, तुम कोई काम नहीं कर पाए, तब भी मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। कमिटमेंट उसे कहते हैं। कहाँ है कमिटमेंट आज के टाइम पे किसी के दिल में? और लोग प्यार ढूंढने निकले। जब तुम खुद को समझ लो और तुम एक्सपेक्ट करते हो, आज मेरे हाथ पैर चल रहे हैं, कल को शादी के बाद अगर मेरा टांग टूट जाए तो क्या मेरा पति मुझे छोड़ देना चाहिए? मन में आता है कितना निर्दयी इंसान है। लेकिन अगर पति का पैर टूट जाए तो बाहर वाले कहते क्या करेगी उसके साथ रहकर, तेरी तो जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, सारे समय सेवा ही करती रहेगी। थिंक अबाउट योर सेल्फ, लव योर सेल्फ, छोड़ इसे, अपने बारे में सोच। ये प्यार है? इज दिस लव? नो, दिस इज नॉट लव। मैं तो फिजिकल बोल रही हूँ। किसी की बहुत अच्छी नौकरी होती है, वो छूट जाती है, हस्बैंड नहीं कमा पा रहा है, 4 महीने के लिए स्ट्रगलिंग फेज में है, आप बहुत अच्छा कमा रहे हो, छोड़ दोगे क्या? नहीं, मैं तो तुमसे ज़्यादा अच्छा कमा रही हूँ। रीज़न ऑफ लव शुड बी डिफाइंड। क्यों आपको अच्छा लग रहा है? आपको वो आत्मा अच्छी लग रही है, वो सोल अच्छा लग रहा है, कि उसका बाहरी रूप अच्छा लग रहा है, उसकी शक्ल, उसका वॉलेट और उसकी कुछ और खूबियाँ अच्छी लग रही हैं। वो खूबी चली गई, प्यार चला जाएगा।
वो तो बाहरी खूबियां थी। तो जब प्यार ढूंढने निकलते हैं हम, तो सबसे पहले हम कहते हैं अपने आप को प्यार करो। लोग क्या समझ रहे हैं, प्यार बाहर मिलता ही नहीं है, सिर्फ अपने आप को प्यार करो। हाँ बिल्कुल गलत थिंकिंग है। प्यार ढूंढने से पहले लव योर सेल्फ लव पहले सीख लो। और सेल्फ लव के लिए पहले तुम देखो, ये मैनिफेस्टेशन में भी जो कहते हैं ना, जो तुम बनना चाहते हो वो बन जाओ, एक्सप्लेन करती हूं मैं इसका मतलब क्या होता है। तुम जो चाहते हो कि तुम्हारे साथ कोई करे, तुम दूसरों के साथ करोगे, पहले वो देख लो। तुम एक्सपेक्ट बहुत कर रहे हो और जब तुम्हारी बारी आती है तुम तो भाग जाते हो। राइट। वो उस कमिटमेंट तक उतरने के लिए तुम्हारे अंदर गट्स है, हिम्मत है साथ देने का। भागना नहीं है, छोड़ना नहीं है। समय मुश्किलों की भी आएंगे, पेशेंस रखना है, विश्वास रखना है। तो उसके प्रति नहीं रखना है, अपने प्रति रखना है। जब कोई सिचुएशंस तुम्हारे सामने आते हैं और अगर तुमने पेशेंस रखा, तुमने अपने ऊपर और ईश्वर के ऊपर, हमारे अंदर वो मैस्कुलिन एनर्जी की ज़रूरत क्या हुई जो आपने बोला। हमारे अंदर मैस्कुलिन एंड फेमिनिन एनर्जीज होती है। डिवाइन पर यकीन है तो अर्धनारीश्वर, तो शिव और शक्ति हम दोनों के अंदर हैं। तो शिव डिवाइन है, शक्ति डिवाइन है। आपके अंदर मैस्कुलिन एंड फेमिनिन नहीं, डिवाइन मैस्कुलिन, डिवाइन फेमिनिन एनर्जीज होने की ज़रूरत है। और डिवाइन का मतलब क्या होता है, इसमें क्या फ़र्क है? मैस्कुलिन का मतलब आपको लगता है ओ डोले होने चाहिए, है ना, 2.5 किलो का सनी देओल की तरह हाथ होना चाहिए। मैस्कुलिन का मतलब होता है उतरो तो थोड़ा फॉर्च्यूनर से उतरो या मर्सिडीज से उतरो, बड़ी गाड़ी। नो, मैस्कुलिन एनर्जीज का मतलब होता है कुछ भी हो मैं हमेशा तुम्हारा साथ दूंगा। तुम्हारे अंदर कमियां होंगी, मैं तुम्हें एक्सेप्ट करूंगा। हम बदलेंगे, एक दूसरे को एक्सेप्ट करेंगे, हम एक दूसरे के लिए बदलेंगे और तब हम एक हो जाएंगे। समझने में फेर हो जाता है। हमें लगता है सब कुछ तो है हमारे पास, फिर क्या ज़रूरत है। आपके पास सब कुछ है। इसको मैथमेटिकल वे में मैं समझाती हूँ। आपके पास मैस्कुलिन 26% है, आपके 25% मैस्कुलिन, 75% फेमिनिन है। मैस्कुलिन आपके अंदर भी है, 25% मैस्कुलिन है, 75% फेमिनिन है। सिमिलरली जो आपके पार्टनर होंगे उनके पास 75% मैस्कुलिन, 25% फेमिनिन नहीं अगर हुआ तो वो आपको कैसे संभाल पाएंगे। तो दैट द यूनियन ऑफ 100 and 100 मेक्स यू वन। दैट मेक्स यू वन। हम समझने में थोड़ा फेर कर लेते हैं। सब कुछ आपके पास है तो फिर सृष्टि का निर्माण कैसे होगा? वो तो यूनियन से ही होगा। प्रकृति का नियम है ना। तो अगर आप अपने आप को सोचेंगे मैं तो सब कुछ हूं, तो प्रकृति बढ़ेगी कैसे? यूनियन से बढ़ेगी। सो दैट यूनिटी इज द कंप्लीशन ऑफ 100 and 100 becoming 100 again. It is not 200, it is uniting and becoming infinite. वो 100 मिलके इनफाइनाइट बन जाते हैं और जब वो इनफाइनाइट बनते हैं तो वो एक दूसरे को तो ग्रोथ देते ही देते हैं, बट एट द सेम टाइम वो सोसाइटी के लिए बहुत कुछ करते हैं। इसका एक अलग चैप्टर है बहुत बड़ा जो मैं सिखाती हूँ कि जिंदगी आप जीने के लिए जो आए हो, सबसे पहले आकाशिक में क्या होता है, व्हाट इज आकाशिक? आपकी आत्मा की एक कहानी जो आकाश में कहीं है। उस कहानी में भविष्य भी है, भूत भी है, वर्तमान भी है। भूत में जो कुछ भी करके आए हो और जो वर्तमान में कर रहे हो और जो भविष्य में करोगे, उस कहानी की किताब तुम्हारे ऊपर लिखी हुई है और तुम उस कहानी को बदल भी सकते हो अपने कर्मों के आधार पर। लेकिन हम अपनी उस कहानी को बदलने की बजाय हम समझते हैं कि जो कुछ भी अभी हमारे साथ हो रहा है बस यही दी एंड है। ये दी एंड नहीं है। आप कर्म भूमि में आए हुए हैं। आप अगर अपने कर्मों को सही दिशा देने लग जाएंगे तब आप समझेंगे कि आप 13 चैप्टर सीखने के लिए दुनिया में आए थे। हाँ, ये कहानी जितनी लंबी खींचना चाहते हो तुम्हारे ऊपर है। और इवेंचुअली
जो गीता में लिखा है, तुम जन्म मुझसे लिए हो, तुम्हारी मृत्यु के बाद तुम्हें वापस मेरे पास ही आना है। हम सिर्फ एक बबूल हैं, बबल, वी आर जस्ट अ बबल। ये फटेगा, खत्म, दैट्स इट। हम मिरज में जी रहे हैं, दिस इज ऑल अ मिराज, नथिंग इज रियल। एक इल्यूजन है, हम उस इल्यूजन में एक्सपीरियंस लेने के लिए आए हुए हैं। सुख, दुख, नफरत, जेलेसी, हम सिर्फ एक्सपीरियंस लेने के लिए आए हुए हैं। आपके ऊपर है, आपको रोलर कोस्टर का एक्सपीरियंस लेना है, नौका विहार का एक्सपीरियंस लेना है, फूलों के बगीचों का एक्सपीरियंस लेना है, कि पत्थर तोड़ने का एक्सपीरियंस लेना है। आपको किस चीज़ का एक्सपीरियंस लेना है? आपकी आत्मा जिस चीज़ का एक्सपीरियंस लेना चाहती है, कहानी वैसी बना दी जाती है। अगर दिल के बारे में, यानी कि गिव एंड टेक में प्रॉब्लम है, आप लालची किस्म के रहे होंगे, आपको देना ही नहीं आता होगा, या आप ज़्यादा दानवीर होंगे, आपको लेना नहीं आता होगा। जब टू एंड फ्रो की मूवमेंट में प्रॉब्लम है तो हार्ट ब्रेक्स होते रहेंगे, इस जन्म में भी होंगे, अगले जन्म में भी होंगे, इस जन्म में 50 होंगे। जब तक समझोगे नहीं कि प्रेम है क्या, जिस चीज़ को समझने आए हो, जिस सवाल को समझने आए हो, जब तक नहीं समझोगे, टीचर तो आपको अलग अलग क्वेश्चंस के थ्रू वो सिखाती रहेंगी। और ईश्वर बहुत दानवीर हैं, वो कहते हैं बेटा नहीं समझ में आया, कोई बात नहीं, अगली बार फिर आना, तुमको और थोड़ा और डिफ़िकल्ट वाला इंसान भेज देता हूँ, जो और तुम्हारी बेइज्जती करेगा, जो और अवहेलना करेगा। तब तुम्हें समझ में आएगा कि प्रेम होता क्या है। और इवेंचुअली जब समझ लेते हो तो सब क्या कहते हैं? प्रेम कृष्ण है। जैसे हम लोग प्रेम की बात कर रहे हैं, हार्ट चक्र की बात कर रहे हैं, हार्ट की बात कर रहे हैं, एक सवाल ये आता है कि जैसे जब भी आप किसी से प्यार करने की कोशिश करते हैं या प्यार में पड़ने की कोशिश करते हैं, तो आपका एक लॉजिक माइंड कहता है कि नहीं। तो क्या ये लॉजिक माइंड कोई अगर यूज़ कर रहा है तो ये ब्लॉकेज का निशानी है, या फिर एक समझदारी है कि इस चीज़ में पढ़ने से पहले आपको अपना लॉजिक माइंड देना ही पड़ेगा? क्योंकि जब हम इमोशंस की बात करें, हार्ट की बात करें, वो कहीं ना कहीं एक इमोशनल, कहते हैं ना कि आपके दिल में ना ब्रेन नहीं होना चाहिए, आपका दिल दिल की तरह यूज़ होना चाहिए। तो अगर मैं उसमें लॉजिकल माइंड डाल रही हूँ तो ये समझदारी है या बेवकूफ़ी है? और ये क्या ये, और क्या अगर मैं अपना ये लॉजिक माइंड डाल रही हूँ तो क्या ये ब्लॉकेज कह सकते हैं कि ये आपके हार्ट चक्र की ब्लॉकेज है? हाँ, आपके क्वेश्चन में ना एक बहुत डीप मीनिंग है, आप इस चीज़ को समझो। आपने कहा अगर कोई किसी के प्यार में पड़ जाता है तो लॉजिक माइंड बोलता है कि इससे प्यार मत करो। वो लॉजिक माइंड कौन है? कौन सा माइंड है? जो कहीं ना कहीं हमारे बिलीव्स भरे हुए हैं कि पास्ट में जो चीज़ें हुई हैं वो आपको एक ना एक ट्रिगर कर रही है कि भाई अब वो गलती ना करना, या अब तुम उस पर विश्वास मत करना। करेक्ट। तो आपने खुद ही जवाब दे दिया कि आपका लॉजिकल ब्रेन इज योर सबकॉन्शियस माइंड। हाँ, तो सबकॉन्शियस माइंड में पुराने एक्सपीरियंसेस थे। अब आपने पूछा कि हमें करना चाहिए कि नहीं, इसको बेवकूफ़ी बोलेंगे या समझदारी? आप ही इसका उत्तर दीजिए। पुराने एक्सपीरियंसेस की वजह से आप अगर ब्लॉक कर लेते हैं अपने आप को तो उसको ब्लॉकेजेस ही बोलेंगे। हाँ, ना हाँ, बिल्कुल, उसको रिसीविंग तो नहीं बोलेंगे ना। आपके उत्तर, आपके प्रश्न में खुद का ही उत्तर है कि लॉजिक ने बोला प्यार मत करो, तो क्या ये ब्लॉकेज है? बिल्कुल ब्लॉकेजेस है। तो क्या ये नहीं करना चाहिए? करना चाहिए। सबकॉन्शियस माइंड में डेटा है, लेकिन अगर उसी डेटा के आधार पे ही हमें जीवन बिताना होता तो कॉन्शियस माइंड भगवान देता ही क्यों? अवेयरनेस दी गई थी ना, काम उसी पे करना था। डेटा इसीलिए ज़्यादा स्पेस ले रहा है क्योंकि आप बहुत जन्मों से जन्म लेते हुए आ रहे हैं, तो बहुत सारी स्टोरीज है और आप छोड़ना नहीं चाहते हैं। उसने मेरे को बुरा बोला, मैं उससे बदला लूँगा। वो जितने भी रिवेंजियस चीज़ें हैं या दुख की चीज़ें हैं, आपके पुराने कपड़े बचपन से जो आपने पहने थे, अगर अलमारी में रखते चले जाएंगे तो इस एज तक आपके पास कितनी अलमारियां हो जाएंगी? तो घर में तो बहुत सारी अलमारी हो जाएगी, लेकिन इवेंचुअली आपको उन कपड़ों को डोनेट करना पड़ेगा। राइट, खाली करनी पड़ेगी जगह। नए फैशन आ रहे हैं, आपको भी मन है कि नए नए कपड़े आप खरीदें। तो आपके ऊपर है कि सबकॉन्शियस माइंड जो बोलते हैं कि 90% होता है, 10% अवेयरनेस होता है, ये परसेंटेज अंदर जा कर के किसी ने नापा नहीं है। ये हम बोलते हैं क्योंकि ये लोगों ने समझाया है। लेकिन अगर आपने अवेयरनेस को ही 100 बना लिया
तो आपको वो जो सबकॉन्शियस माइंड जो आकर के बता रहा होता है वो सिर्फ आपका गार्डियन एंजल्स है, वो गार्ड करता है, वो बोलता है, समझाता है। तो अंदर ही बैठा गार्ड आपको पास्ट में हुई चीज़ों के बारे में आगाह करता है। तो उसको बेवकूफ़ी भी नहीं बोलेंगे, उसको भी समझदारी बोलेंगे, लेकिन उसमें से कितनी समझदारी से आपने चीज़ें ली वो आपके ऊपर है। आपने उसका धन्यवाद करना है कि तुम मेरी बहुत केयर करते हो। मैं देखो दोबारा से प्यार करने जा रही हूँ, मुझे अच्छा लगने लगा है वो, लेकिन तुम्हें पता है पिछली बार मैं हैंडल नहीं कर पाई थी, तो इस वजह से मैं बहुत टूट गई थी। तुम इस बार आए, तुमने मुझे तुरंत थामा, घबराओ मत, इस बार मैं वो गलतियाँ नहीं करूँगी। सेल्फ टॉक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज वो अंदर बैठा हुआ इंसान जब आपसे बात कर रहा है तो उस बात का जवाब भी तो मांग रहा है आपसे। आप जवाब उसे नहीं देते हैं, आप जवाब देते हैं आपके सामने आए हुए इंसान को। कैसे? गुस्सा करके, ब्लॉक करके, नफरत करके या ओवर प्यार करके। आप अपने की हुई गलतियों से या तो आप विक्टिम मोड में जाके, गिल्ट मोड में जाके गलत चीज़ें फिर से करने लगते हैं। अगर आप दोबारा से वो गलतियां नहीं करना चाहें तो जिस लॉजिकल ब्रेन ने, और 100% मैं तो कहती हूँ, जब आप स्पिरिचुअल जर्नी में जाते हैं ना तो लॉजिकल ब्रेन को थोड़ा बंद करना पड़ता है। जब हम PLR करते हैं, आकाशिक करते हैं, तो लॉजिक कहता है ये कैसे पहुंच गया इतनी दूर, यहाँ थोड़ी ऐसे ही पहुंच जाएंगे, वो ज़रूर बेवकूफ़ बना रहा होगा। लॉजिकल ब्रेन आपको कैलकुलेटिव आंसर्स देता है, ना ही सिर्फ पास्ट एक्सपीरियंस की वजह से, इर्द गिर्द के लोगों की वजह से। लेकिन लॉजिक को जैसे ही बंद करोगे, व्हाट इज अवेयरनेस? अवेयरनेस इज द कनेक्शन बिटवीन यू एंड द डिवाइन। चेतन अचेतन इसी को कहते हैं ना। तो जब आप अवेयरनेस के साथ जुड़ जाते हो तब आपके पास वो इंफॉर्मेशंस आती हैं जो ऊपर से आ रही होती हैं। परसेंटेज थोड़ा इसीलिए लगता है क्योंकि हम अंदर के शोर को, बाहर के शोर को इतना ज़्यादा सुनते हैं पूर्व जन्मों से कि ऊपर से आए हुए मैसेजेस को नहीं सुन पाते हैं। तो अगर ऊपर से आने वाले मैसेजेस को सुनना होता है तो हम क्या कहते हैं? मेडिटेशन कीजिए। क्योंकि हम सांस के द्वारा अपने आप को पहले शांत करते हैं। तो ऊपर से हमें मिली क्या है? यही तो एक ऊर्जा मिली है। सांस आपकी बंद हुई, आप खत्म। तो इस ऊर्जा से हम क्या करते हैं? हम कनेक्ट होते हैं उस अवेयरनेस के साथ। तब जब आपके सामने कोई आता है और अंदर बैठा हुआ गार्ड आपको कहता मत जा मत जा, दोबारा से ये तेरा दिल तोड़ेगा। अरे थोड़े दिन की बात है, जैसे ये करीब आएगा ना फिर तुझे पता है तू बहुत इमोशनल है, तू बिल्कुल सामने इसके अपना सारा हाल बता देगी, उसके बाद देखना ये टेंट्रम शो करना शुरू कर देगा, फिर नहीं आएगा तेरे पास। तो वो अंदर बैठा जो गार्जियन है ना, उसको कौन संभालेगा? वो सांस जिससे अवेयरनेस आई वो उसे समझाएगी कि घबरा मत, मैं हूँ, अब मैं सजग हो चुकी हूँ, अब कोई भी आएगा, मैंने पिछली बार जो गलतियां की थी वो अब नहीं करूँगी। लेकिन वो समझाने वाला जो चेतन अवस्था है ना, वहाँ तक जब आप पहुँच जाते हैं तो आपको अपने सबकॉन्शियस माइंड के दोस्त बनकर उसका धन्यवाद देते हुए, उसको प्रेम करते हुए उसको पहले सेव करना पड़ेगा। अगर वो सेफ नहीं हुआ वो आपको बाहर अनसेफ कर लेगा। राइट। अगर वो सेटिस्फाइड नहीं हुआ वो आपको आगे बढ़ने नहीं देगा, कभी बढ़ने नहीं देगा। तो सबसे पहले आपको देखना होगा, आर यू सेफ, आर यू हैप्पी। आप पूछते रहिए, आर यू सेफ, आर यू हैप्पी। इफ यू आर हैप्पी, ओके मैं फिर ये कर रही हूँ, फिर वो आएगा। आप पहले उसको पूछिए, आर यू हैप्पी, आर यू सेफ, तुम ठीक फील कर रहे हो। अच्छा, वो अगर ठीक फील करेगा तो मतलब मुझे क्या कैसे पता चलेगा? आपको महसूस होगा कि आप लाइट फील कर रहे हैं। आपको कोई डिसीजन लेने के टाइम पर अगर हैवीनेस फील हुई ना, कि मैं लूँ नहीं लूँ यार, ले रही हूँ लेकिन पता मेरा मन कह रहा है मैं नहीं लूँगी, अच्छा नहीं लग रहा है यार, वो बार बार बोल रहा है आने के लिए, मैं जाना नहीं चाहती हूँ, आई एम नॉट फीलिंग हैप्पी, मुझे ना ऐसा लग रहा है मैं बस अनसेफ फील करूँगी अकेले उसके साथ। ये सब फीलिंग्स आती है आपके अंदर। वो कौन है जो आपको ये सब बुलवा रहा है? वही गार्डियन जो अंदर बैठा है, जिसको हमने पहले सैटिस्फाई नहीं किया। तो अब आप एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हो, अपना फियर बता नहीं पा रहे हो, क्योंकि आपके अंदर दूसरा फियर है कि अगर बोल दिया वो छूट जाएगा। तो इट इज इंटरलिंक्ड, योर सबकॉन्शियस, योर कॉन्शियस एंड योर डिवाइन।
योर सेल्फ इज योर अवेयर, आपका खुद का डिवाइन इज योर सेल्फ, ठीक है। तो जैसे ही आपने बैक को बोला घबराओ मत, और आगे वाले को आप बोल रहे हो कि नहीं मैं ठीक हूँ, लेकिन आप चले जाते हो, दोबारा से गड़बड़ हो जाता है, फिर से गड़बड़ हो जाती है आपके साथ। वो गड़बड़ ना हो के लिए वो जो बैलेंस होता है ना, वही हार्ट चक्र करता है। अब वो बैलेंस कैसे हो? आपको आपका बैक गार्जियन ने बोला ये मत करना, दोबारा से तुमको डिच कर देगा वो, कभी ये गलती मत करना। कॉन्शियस बोलता है मैं बिल्कुल तैयार हूँ, टेंशन मत लो, इस बार तो मैं एकदम वो गलती नहीं करूँगी। डिवाइन आपको कहता है कि देखो गलती होगी, दोबारा से गलती होगी, थोड़ा पॉज ले लो। तो दैट डिवाइन इज दैट पॉज। इमीडिएटली आफ्टर हार्ट ब्रेक किसी दूसरे रिलेशनशिप में मत जाना। रिलेशनशिप में अगर हार्ट ब्रेक हुआ है, पॉज लो, जोड़ो चीज़ों को, समझो चीज़ों को। जब समझ में आ जाए तो जब कभी भी न्यू रिलेशनशिप में जाओ, माई एडवाइस ऑलवेज टू द पीपल हु गो फॉर द सेकेंड रिलेशनशिप, जो सीखा है उसको पहले उस रिलेशनशिप को एज अ प्लेटफॉर्म समझो, नॉट यूज करो, समझो कि जो सीखा है पहले मैं बिना डरे, बिना फियर ऑफ लॉस के उस पर एक्सपेरिमेंट करूं। जैसे अगर उसने आपको बोला कि मेरे साथ कहीं घूमने चलो, आपको डर है कि अगर आपने मना किया तो वो छोड़ देगा। डर को जीतने के लिए मन को पहले समझाओ कि अगर ये मेरे लिए बना है तो ये मुझे नहीं छोड़ेगा, क्योंकि ये भी 100% ट्रूथ है। वॉट एवर इज मेंट फॉर यू विल ऑलवेज रिमेन विथ यू, वॉट एवर इज नॉट मेंट फॉर यू विल गो अवे। तो इस लाइन को पहले समझ लो और उसके बाद बिना डरे एक्सप्रेस कर दो, क्योंकि जैसे ही आप एक्सप्रेस करते हो आपका हार्ट चक्र ओपन हो जाता है फॉर रिसीविंग द अबंडेंस दैट इज वेटिंग फॉर यू। सो व्हाट वी डू, इनहेल एक्सेप्टेंस एंड एक्सेल रिसीविंग। आपको पहले खुद को एक्सेप्ट करना है कि ठीक है, जो हुआ मेरे साथ वो मेरी ही गलतियों की वजह से हुआ है, अब मैं बदल गई हूँ, लेकिन अब मैं ब्लॉक नहीं कर रही हूँ, मैं ओपन हो रही हूँ, आई एम अलाउइंग एवरीथिंग टू कम। क्योंकि हार्ट ब्रेक में हम अपनी उस एनर्जी को बिजनेस या काम में लगा के हम सोचते हैं हम तबाही कर दें, हम बहुत अच्छा बिजनेस करें, हम बहुत अच्छा काम करें, बट इवेंचुअली कहीं ना कहीं फिर आप लोनली हो जाते हैं। अब बहुत ऊंचाइयों तक चले जाते हैं, फिर आपको मन करता है कि कोई पार्टनर हो जिसके साथ आप ये खुशियां बांटें। तो एक्सेस में कोई काम मत करो। हार्ट ब्रेक हुआ है ना, हार्ट तक ही रहने दो, उसको दिमाग तक मत ले जाओ। तो अभी आपने कहा ना प्यार दिमाग से मत करना, लोग हार्ट ब्रेक को दिमाग तक ले जाते हैं और दिमाग में हमेशा लॉजिकल चीजें ही काम करती हैं। वो इसलिए ले जाता है, आई थिंक वो अपनी उस एनर्जी को चैनलाइज कर लेते हैं। यस, कि भाई ये चीज़ें दोबारा ना हो, जितनी एनर्जी, जितना गुस्सा जो है, कहते हैं ना अपना गुस्सा अपने पैशन पे, अपने 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 करियर पे निकालो जो आप चाहते हो। तो कहीं ना कहीं लोग अपनी एनर्जी को चैनलाइज कर लेते हैं कि एक तो इससे ध्यान हटेगा, दूसरी चीज़ जो मेरी गुस्से वाली एनर्जी है कहीं रिवेंज ना बन जाए, इसलिए मैं अपना फोकस इस तरफ कर लूँ। तो वही अभी मैंने बोला ना, एनर्जी आपने क्रिएट की थी, दिल तो आपका दुखा था, उसने जो किया उसके लिए सही था। देयर इज नथिंग गुड, देयर इज नथिंग बैड, देयर इज नथिंग राइट, देयर इज नथिंग रॉन्ग। आप उसके लायक नहीं थे उसके अनुसार, मगर आपके लिए वो बहुत लायक था, है ना। क्यों लायक था? क्योंकि आपको अपना वर्थ नहीं पता था। आपके अंदर ये डायलॉग चल रहा था, आई एम नॉट इनफ, तभी तो मैं काफी नहीं हूं अपने लिए। तो आप ढूंढ रहे थे, लेकिन उसको था ये मेरे लिए काफी नहीं है, आई एम टू मच। उसके अंदर था आई एम टू मच और आपके लिए था आई एम नॉट इनफ। तो उस टू मच को आप उसके लायक नहीं दिखी और उसने आपको छोड़ दिया, तो अब आप और डूब गई। लेकिन जब आप नीचे गिरने लग गई तो आपके अंदर अब बदले की भावना जग गई, और जैसे ही बदले की भावना जग गई, भावना तो जग गई, अब संभालें कैसे? एनर्जी तो क्रिएट हो गई, अब संभालें तो संभाले कैसे? एनर्जी तो बन गई भाई। अब इस एनर्जी को या तो खाने पे टूट पड़ो, खाते जाओ, मोटे होते जाओ। एनर्जी है, इमोशनल बर्स्ट आउट तो कहीं होगा, या चिल्लाने लग जाओ, लड़ने लग जाओ, गुस्सा करने लग जाओ, कुछ तो करोगे। एनर्जी अपना शेप बदलती है, एनर्जी रहती है।
ट्रांसफॉर्म हो जाती है। अब उस गुस्से को न खाने में लगाया, न चिल्लाने में लगाया, दिन रात पढ़ाई में लगा दिया, यूपीएससी क्लियर कर लिया भाई, आईएएस बन गए। वो कहते हैं ना कि इतना दर्द, इतना दिल दुखा ना कि शायर बन गए, इतना दर्द था, इतना दुख था कि आईएएस बन गए। मतलब वो सारी एनर्जी उन्होंने वहाँ लगा दी जो कि रिजल्ट भी मिलता है। एंड आई डोंट नो उन्होंने कैसे अपने आप को बैलेंस किया होगा। सबकी शायद बैलेंस क्या करना, फिर तो वो उस एनर्जी से वहां तक पहुंच गए और उसके बाद उन्होंने ब्लॉक कर लिया लव को। फिर तो शादी हुई कि कॉम्प्रोमाइज, पेरेंट्स ढूंढ के लड़की को ले आएंगे तो फॉर द सोसाइटी जी लेते हैं हम, पति पत्नी के रूप में बच्चे पैदा कर लेते हैं, क्योंकि इसी चीज़ के लिए शादी होती है। और उसके बाद कमाएंगे, फिर पेंशन आएगी, फिर घर का ईएमआईज देंगे, और बच्चे बोलेंगे कहीं घूमने ले चलो मम्मी पापा, तो कहीं घूमने जाएंगे, फ़ोटो खिंचवाएंगे, फैमिली फ़ोटोग्राफ, घर में आएंगे, तुम अपने कमरे में सोना, मैं अपने कमरे में सोऊंगा। आई थिंक ये चीज़ ऐसी है कि अगर मान लीजिए आपको, आपका हार्ट ब्रेक हुआ भी है और आपको कहीं, ठीक है, आपको उस एनर्जी को कहीं चैनलाइज भी करना और आपने कर भी लिया है, तो लेकिन आप उसको वहीं तक रखो। आप ये ब्लॉकेज मत करो कि प्यार तो है ही ख़राब, उसको आप थोड़े टाइम के बाद एक रिलेशनशिप में आ सकते हैं एंड उसको वहीं से कंटिन्यू कर सकते हैं। जो गलती आपने पहले ना की हो, उस गलतियों को दोबारा ना करके फिर एक नई रिलेशनशिप में आ सकते हैं, ऐसा हम कह सकते हैं। मैं इस चीज़ के लिए एडवाइस दूंगी कि अगर हार्ट ब्रेक हुआ है तो उस एनर्जी को स्पिरिचुअल अवेकनिंग में लगाओ, क्योंकि वहां पे आपको आप मिलोगे। अगर आपका हार्ट ब्रेक हुआ है ना, तो आप अपने स्पिरिचुअल जर्नी पे जाओ, अपने भीतर जाओ, उस एनर्जी को लेके कहीं बाहर की चीज़ों में मत लगाओ। राइट। पढ़ने में, काम में, गुस्से कहीं दिखावा करने में, उसमें मत लगाओ। अपने भीतर जाओ कि आखिर ये हुआ क्यों, क्या था मेरे गलतियां, कहाँ पर मैं अपने आप को कम समझ रही थी, क्या चोट खा रही थी मैं बार बार, कि कोई आता था बार बार मुझे कोई लेसन सिखा के जा रहा है, मैं हूं कि पकड़ ही नहीं पा रही हूँ, मेरे से मैं सुधर ही नहीं पा रही हूँ। एक हार्ट ब्रेक हुआ, मुझे समझ जाना था, फिर दोबारा कोई आता है, मैं फिर से बहुत अच्छी बनने की कोशिश करती हूँ, मैं दोबारा प्यार करने की कोशिश करती हूँ, फिर हार जा रही हूँ। लेकिन मैं बार बार हार क्यों रही हूँ? उस पे जाओ, अपने भीतर जाओ। जिस दिन आप समझ जाओगे ना, व्हेन यू हैव स्पॉटेड, यू हैव गॉट इट, ओ यहाँ पे मैं हार रही थी, ये थी मेरी गलती। और जैसे ही वो गलती में सुधार कर लोगे, तब कोई आपके पास आके आपको हरा नहीं पाएगा, आपको छोड़ नहीं पाएगा। मैम, जैसे हम लोग हार्ट ब्रेक की बात कर रहे हैं और कहीं ना कहीं ये हार्ट चक्र से रिलेटेड है, तो मैं चाहती हूँ आप अब हमारे दर्शकों को थोड़ा हीलिंग के बारे में बताइए। अगर किसी का हार्ट ब्रेक हुआ है और वो रिलेशनशिप में बहुत टूट चुका है, वो दोबारा जुड़ना चाहता है या खुद से जुड़ना चाहता है या खुद को दोबारा संभालना चाहता है, तो वो हीलिंग की शुरुआत कैसे कर सकता है? बहुत अच्छा सवाल है आपका। हम हार्ट ब्रेक में इसलिए जाते हैं क्योंकि अपनी उम्मीदों के अनुसार हमें चीज़ें नहीं मिलती है, व्यवहार नहीं मिलता है, तो उसमें कहीं ना कहीं गलती हमारी होती है। हमें देना आता है, लेना नहीं आता। हम प्यार दे देते हैं, लेकिन जैसे ही प्यार रिसीव करने की बारी आती है ना, हम महान बन जाते हैं, हमारा ईगो हमें रोक देता है। अगर आपको मैं ये कहूँ कि आप ये खाइए ना, तो आप बोलेंगे नहीं नहीं नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है। अगर मैं आपके पैर छूने लगूं तो लोग कहते हैं अरे पैर छूने की क्या ज़रूरत है। हम अपना रिसीविंग खुद बंद कर देते हैं, और ये हम नोटिस करते हैं ये छोटे छोटे एक्टिविटीज़ से। दीज आर दी एक्टिविटीज़। अगर आपने बाहर इन चीज़ों को रोक लिया, तो आप अपने अंदर जो आपको प्यार मिलना चाहिए था, जिसकी आप वर्दी हैं, वो भी आप रोक देती हैं। अगर कोई आपको कॉम्प्लीमेंट करे कि आज खाना बहुत अच्छा बना है, और आप बोले रहे तो बहुत हल्का सा बनाया था मैंने, नहीं। अगर आपको कोई बोले खाना बहुत अच्छा बना है, तो आपको बोलना है थैंक यू। रिसीव करना शुरू कीजिए। छोटी छोटी रिसीविंग से आप प्यार को, जो गेट आपने ब्लॉक करा है, लॉक करा है, वो धीरे धीरे खुलने लगेगा। तो अगर आप अपने आप को हील करना चाहते हैं, तो अपने रिसीविंग एंड को ओपन कीजिए, ताकि जो एक्चुअल प्यार आपके लिए बना है, जिसके लिए आप बने हैं, वो आपके पास आए। और उसके लिए आप एफर्मेशंस यूज़ कर सकते हैं कि आई एम एब्सोल्युटली रेडी टू रिसीव लव, आई अलाउ माई सेल्फ
ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट लाइन है। हम अपने आप को अलाउ नहीं करते हैं। अलाउ करेंगे तभी कोई चीज़ आपके पास आएगी। आपके पास ऐसे ही मैं नहीं आई। आपने अपने आप को अलाउ किया होगा कि मेरे पॉडकास्ट में इस तरीके के लोग आएं, क्योंकि आपने अलाउ किया इसलिए इस तरीके के लोग आ रहे हैं। अगर आपने किसी और फोरम को यूज़ किया होता उस तरीके के लोगों को बुलाने के लिए, तो वैसे लोग आते। सबसे पहले हम अपने आप को अनुमति देते हैं। ये अनुमति हम किस किस को देते हैं? अपने सबकॉन्शियस माइंड को, अपने कॉन्शियस माइंड को, अपने बॉडी को और अपनी ऑरा को। ओके। जब ये चारों चीज़ों को आप अलाउ करते हैं तो वैसे ही अगर किसी ने आपको अनवर्दी फील करवा दिया, आपको इम्पोर्टेंस नहीं दी, तो अब आपको क्या बोलना है? आई अलाउ माई सेल्फ टू ऑलवेज वेलकम पीपल हु गिव मी माई वर्थ। मैं उन्हीं लोगों को अलाउ करती हूँ जो मुझे रिस्पेक्ट दें। जब आप अलाउ करेंगे तो उसी किस्म के लोग आपके इर्द गिर्द आएंगे, क्योंकि आपने अपनी एक बाउंड्री क्रिएट कर दी। लोगों को बाउंड्री क्रिएट करना नहीं आता, तो फिर जब बाउंड्री क्रिएटेड नहीं है तो कोई भी आ जाएगा, और जब कोई भी आकर के तहस नहस करके चला जाता है आपकी खूबसूरत सी बगिया को, फिर आप परेशान हो जाते हैं। अरे देखो वो आया, उसने मुझे परेशान कर दिया, अब मैं रोने लग जाऊं। तो मैं अगर कोई भी किसी को भी अट्रैक्ट कर रही हूँ तो कहीं ना कहीं वो मेरी एनर्जी भी डिस्टर्ब है ना, तभी कोई भी आ रहा है, राइट? यस। वो कोई जो आ रहा है वो दो वजहों से आ रहा है। या तो वो आपको मिरर कर रहा है, वो वही है जो आप हैं, या वो आपको कुछ सिखाने आ रहा है। यही दो रीजंस हो सकते हैं। और अगर आप इन दोनों रीजंस को अच्छे से कंप्लीट कर लेते हैं, यानी आप चाहते हैं कि आप ही का मिरर आपके पास आए, तो वो बन जाइए जो आप चाहते हैं। Right. या आप चाहते हैं कि वो आपको लेसन सिखाने आए, तो लेसन्स अच्छे चुनिए। आप लेसन चुनिए कि कोई आए और मुझे चक्रा हीलिंग सिखाए, कोई आए और मुझे अच्छा खाना बनाना सिखाए। लेसन्स आप चूज कीजिए, आपको वो आएंगे सिखाने जो आप सीखना चाहती हैं। अगर आपने लेसन्स अवेयरनेस एंड कॉन्शियसनेस के साथ नहीं सीखा, तो आपको वो सिखाने आएंगे जो आपके अंदर कमियां हैं, जो आपके अंदर त्रुटियां हैं, क्योंकि आप अवेयर ही नहीं हैं कि आप में कमी क्या है। आप बस चल रही हैं, आपको पता नहीं है जाना कहाँ है, पाना क्या है। तो जब आप अपने चॉइसेस, जिंदगी चॉइस है, आपकी सिलेक्शन ही लाइफ है। आपने चूज किया कि इस समय पर मैं यहाँ जाऊंगी, ये आपकी चॉइस थी, लेकिन आपने सोचा जब होगा देखा जाएगा, कोई बुलाएगा तो देख लेंगे, जाना होगा देखा जाएगा। आप अगर अनसर्टेन और कंफ्यूज्ड रहेंगे, कंफ्यूज्ड प्राणी ही आपकी जिंदगी में आएंगे, जिनको खुद ही नहीं पता उनको कहाँ जाना है। तो आज जैसे जैसे आप अपनी कंफ्यूजन दूर करती जाएंगी, दो ही किस्म के लोग आपके जीवन में आएंगे, मिरर इमेज एंड पीपल हु टीच यू। राइट। क्वेश्चंस, तो क्वेश्चंस बनाना सीखिए। जैसे जैसे अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आएंगे, अच्छे अच्छे लोग आएंगे आपको सिखाने के लिए। तभी मैं हमेशा कहती हूँ, बी इन द क्वेश्चन, डोंट बी इन द आंसर। क्वेश्चन एम्पावर्स यू, आंसर्स डिप्लीट यू, बिकॉज आंसर्स सेट अ बाउंड्री, क्योंकि वो आपके लॉजिक एंड इलॉजिक, कॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस एंड अनकॉन्शियस, तीनों अवस्था के बने हुए आंसर्स हैं। लेकिन जब आप प्रश्नों में रहते हैं तो उत्तर आप ढूंढते नहीं हैं, उत्तर ऊपर से आता है। वो किस फॉर्म में आए, किसके थ्रू आए, लेकिन जो उत्तर आएगा वो अप्रोप्रिएट उत्तर होगा। सही समय पर सही इंसान वो उत्तर आपको आकर के देगा। तो मुझे कैसे पता चलेगा कि जो मैं ढूंढ रही हूँ अब ये सही आंसर है? आपका प्रश्न आपको पता है? किसी का कुछ भी हो सकता है कि मतलब कि मैं, जैसे होता है ना कि कई लोगों को यही नहीं पता है कि उन्हें कैसे पार्टनर को अट्रैक्ट करना है या कैसा पार्टनर अपनी लाइफ में चाहिए होता है। कई बार तो लोगों को यही नहीं पता होता कि मैं क्या हूँ और मुझे क्या चाहिए। जैसे आपने एक प्रश्न बनाया कि आपको एक अच्छा पार्टनर अट्रैक्ट करना है, तो आप इसको प्रश्न के फॉर्मेट में कैसे बोलेंगे? हाउ कैन आई लिव अ हैप्पी लाइफ? सरल क्वेश्चन बनाइए। हाउ कैन आई लीड अ ब्लिसफुल लाइफ?
अब वो हाउ कैन आई लीड अ ब्लिसफुल लाइफ में आपके पास उत्तर ऊपर से आएंगे। तुम एक बहुत सुखद जिंदगी जी सकती हो अगर तुम्हारे पास पर्याप्त पैसा है, ओके। तुम एक सुखद जिंदगी जी सकती हो अगर उन पैसों के साथ तुम्हारा साथ देने वाला एक जीवन साथी भी तुम्हारे पास है। हाँ, तुम एक सुखद जिंदगी जी सकती हो अगर तुम्हारा घर किसी पहाड़ों के पास हो। हाँ, तो वो उत्तर कहाँ से आ रहा है? क्योंकि वो हाउ में आप गए। लेकिन अगर आप उस हाउ में नहीं जाएंगे कि वो ज़िंदगी अच्छी बनेगी तो कैसे बनेगी, तो आप वाई में घुस जाते हैं। मेरी ज़िंदगी ऐसी क्यों है, क्यों मैं ऐसे लोगों को इनवाइट कर रही हूँ। जैसे ही आप क्यों में गए, वाई इज दिस हैपनिंग विथ मी, वाई एम आई अट्रैक्टिंग दीज पीपल, जैसे ही वाई में घुस गए आप लूप में घुस गए। वाई का कोई आंसर नहीं होता, हाउ का आंसर होता है, व्हाट का आंसर होता है। तो प्रश्न पूछते समय आपको अपने कॉन्शियस अवेयरनेस के साथ प्रश्न पूछने होंगे। हाउ कैन दिस हैपन, ये मैं कैसे करूं, ये प्रश्न पूछिए। ये मेरे साथ क्यों हुआ, ये प्रश्न मत पूछिए। तो अगर आप अपने जीवन को बहुत ही ब्यूटीफुल बनाना चाहती हैं, चाहे किसी भी चीज़ को, आप अपने घर को ही सुंदर बनाना चाहती हैं, तो ये बैठ के तो नहीं कोई सोचेगा सुंदर बना क्यों नहीं, मैंने तो इतने पैसे लगाए, अच्छा क्यों नहीं लग रहा है। इसकी बजाय ये पूछो अब मैं इससे अच्छा और कैसे करूं, क्या करूं, क्या करूं। जैसे आप क्या करूं पूछती हैं तो आपका माइंड, जो डिवाइन माइंड है, वो चलने लगता है। ऐसा करो कुछ, अब ऐसा करो। प्रश्नों पर ध्यान दीजिए। प्रश्न बहुत पावरफुल चीज़ होती है, वो आपका मार्गदर्शक है। सेल्फ टॉक पे जाइए, पावरफुल क्वेश्चंस पूछिए। और दूसरा, रिसीव करना शुरू कीजिए। अगर आपने रिसीव नहीं किया प्रॉपरली, ब्लॉक कर दिया, तो इसी को ही हार्ट ब्लॉक कहते हैं, इसी को हार्ट ब्रेक कहते हैं। कोई आया देने और आपने बोला चाहिए नहीं, कोई आया देने, मुझे करना ही नहीं है। कोई आया आपसे प्यार से बात करने, अरे वो तो धोखा देगा। आपने पहले से ही ऐसे नेगेटिव अजम्पशंस बनाए हुए हैं लोगों के लिए, दुनिया में तो भरोसा है ही नहीं, इस पर तो बिल्कुल मत करना। ये जितनी भी चीज़ें आपने सोची, ये पास्ट की वजह से सोची। बिल्कुल बिल्कुल। तो उन सोच की वजह से आपने रिसीविंग वाला जो डोर है ना, उस पर ताला लगाया, चाबी गिरा दी है, अब वो खुल ही नहीं रहा है। तो इसके लिए 4 एक्सरसाइज कीजिए। सबसे पहले ब्रीदिंग एक्सरसाइज करेंगे। लंबी गहरी सांस, और हर सांस के साथ अपने बॉडी को बिल्कुल ढीला छोड़ते चले जाएंगे। तो ये हमारा हार्ट चक्र को एक्टिवेट करने का भी हम लोग मेडिटेशन कर रहे हैं, राइट? हाँ, तो हम ये मेडिटेशन करेंगे। अभी हम आपको बताते हैं कि कर क्या क्या सकते हैं। सांसों के थ्रू आप अपने आप को रिसीविंग को ओपन करेंगे तो गिव एंड टेक आपका नॉर्मल हो जाएगा। गिव एंड टेक नॉर्मल हुआ तो हार्ट चक्र आपका ओपन हो जाएगा। ठीक है, हार्ट चक्र ओपन कर लेके बीज मंत्र भी यूज कर सकते हैं, यम। ठीक है, आप अपना मेडिटेशन के थ्रू, सांसों के द्वारा आप अपने हार्ट चक्र को ओपन करेंगे। दूसरा, सेल्फ लव, आप अपनी बॉडी को टच करेंगे, अलाउ करेंगे कि आप किन लोगों को अपने पास बुलाना चाहते हैं, आप किन चीज़ों से डर रहे हैं, घबरा रहे हैं, कौन है आपके भीतर जो आपको डरा रहा है, और जो भी आपको आपके भीतर डरा रहा है, आप उसे समझा सकते हैं कि अब आप बिल्कुल सेफ हैं। आप अलाउ कीजिए कि अब मैं बिल्कुल सेफ हूँ, घबराओ मत, मैं तैयार हूँ अब नवीनतम ऊर्जा को अपने तरफ आमंत्रित करने के लिए, अट्रैक्ट करने के लिए। दिस इज कॉल्ड सोमैटिक हीलिंग, बॉडी सोमैटिक हीलिंग। 3 हो गई। चौथा, एफर्मेशंस के थ्रू आप अफर्म कीजिए, आई एम रेडी, आई एम विलिंग, आई एम ओपन, आई एम कंप्लीट, आई डोंट नीड एनीथिंग, आई एम कंप्लीट इन माई ओन सेल्फ। ये एफर्मेशंस हैं। तो हमने सबसे पहले ब्रीदिंग के थ्रू किया, विजुअलाइजेशन के थ्रू किया, सोमैटिक हीलिंग की, एंड एफर्मेशंस यूज किया। ठीक है, इन 4 मेथड्स के थ्रू हम अपने आप को रिसीविंग एंड को ओपन करते हैं।
दिस इज अ पार्ट ऑफ माई 40 days ऑफ होपोनोपोनो वर्कशॉप। एक बहुत ही खूबसूरत वर्कशॉप मैंने डिज़ाइन किया है, जिस वर्कशॉप को मैंने 4 डिफरेंट फ्रेजेस में डिवाइड किया है। पहले 10 दिन आप सेल्यूलर लेवल पे अपने आप को क्लीन करते हैं, जिसमें आपका डीएनए क्लीनिंग है, एंसेस्ट्रल क्लीनिंग है, पेरेंटल क्लीनिंग है, पास्ट लाइफ के कॉर्ड्स की कटिंग है, आपके लाइनेज क्लियरिंग है, क्योंकि बहुत सारी स्मृतियां आपके सेल्स में माँ के वूम्ब के अंदर आप लेकर के आए हुए थे। तो डीएनए ट्रांसफॉर्मेशन, womb healing, your PLR, your Akashic, everything will be included पहले 10 दिनों में। ठीक है, और वो भी इसको बहुत सरल बना दिया है मैंने। सरल इसलिए कि आपको हर एक कोर्स को करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सब इसी में ही है। आप सिर्फ इस 10 दिन में आप ये सारे कोर्स को टच करेंगे, वो भी मात्र ये 4 लाइंस बोलकर, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू एंड आई लव यू। लोग हमेशा ये पूछते हैं कि ये तो बहुत सिंपल सा सवाल है, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू एंड आई लव यू, इससे क्या हो जाता है? लेकिन इससे जो होगा वो आप तभी एक्सपीरियंस कर पाएंगे जब आपको बोलना आ जाएगा इसके पहले के लाइंस, आपका उद्देश्य, आपका इंटेंशंस। जब आपकी इंटेंशन सही होगी तब आपका जो ये मैजिक शब्द है वो सही दिशा पे जाकर के लगेगा, सही एक्शन आपकी जिंदगी में होने लगेंगे जो ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी में बहुत हेल्प करेंगे। सो सेइंग समथिंग इज गोइंग टू बिकम अ पैरेट वर्क। आपको मैंने बोला, आपने उसको रिपीट कर दिया। अगर आपने बिना समझे रिपीट कर दिया, इट्स नॉट गोइंग टू वर्क। दुनिया में करोड़ों लोगों ने बहुत सारे कोर्सेस किए, सब हीलर्स नहीं बन पाए, लेकिन जब आपने एक्सपीरियंस किया, उसके डेप्थ में गए, उसको समझा आपने, तब आपको समझ में आया कि इसमें वैल्यू क्या है, इसमें पावर क्या है। उस पावर को समझने के लिए ये 40 डेज का कोर्स करना होगा। उन 10 दिनों में आप सबसे पहले अपनी पास्ट की जितनी भी मेमोरीज आपके सबकॉन्शियस माइंड में है, या तो आपकी या आपके मदर की आप लेकर के आ गए हैं, या आप अपने एंसेस्टर्स की लेकर आ गए हैं, पूरी लाइनेज की क्लियरिंग, आपके डीएनए की क्लियरिंग, पेरेंटल डिसऑर्डर्स की क्लियरिंग सारी 10 दिनों में होती हैं। इन 10 दिनों के बाद मैंने चक्रा हीलिंग को भी होपोनोपोनो से कनेक्ट किया है। कि क्या है? चक्रों को, जो हमारे 7 चक्र हैं, वो चक्र इम्बैलेंस हो जाते हैं, और अगर चक्र इम्बैलेंस हो गए तो आपके पास पैसे नहीं आते हैं, मनी ब्लॉकेजेस हो जाती हैं, आपका हेल्थ सही नहीं रहता, रिलेशनशिप में प्रॉब्लम होती है, आप भटक जाते हैं अपने मार्ग से, फोकस्ड नहीं रह जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें कैसे ठीक होए? जब आप अपने चक्रों को अलाइन कर लें। और अगर मैं आपको होपोनोपोनो के साथ जोड़ दूं चक्रों को, जो कि बहुत इजी है, जो कि बहुत आसान है, तो लोगों को इसको करने में मेहनत नहीं महसूस होगी और रिजल्ट आपको उसी दिन मिल जाएगा। बहुत सारे ऐसे मेरे लोग हैं, घुटनों में दर्द है, नहीं चल पा रहे हैं, होपोनोपोनो किया, घुटने का दर्द गायब। वो डॉक्टर के पास जाकर उन्होंने एक्सरे करवाया, डॉक्टर कह रहे हैं उनको, अरे कुछ है ही नहीं, आप आई क्यों? एंड देन दे आर कमिंग बैक टू मी कि मैम मेरे को तो दर्द हो रहा था, गायब कैसे हुआ? आपने इंटेंशंस एंड रियलाइजेशंस के साथ यूज कर लिया ना। और ये फर्स्ट डे उन लोगों को जो फर्स्ट डे हो जाता है। वाओ। बहुत सारी चीजें, पैक्ट के इश्यूज हैं, किसी के बचपन में रैगिंग हो गई हो, किसी को घर में 5 भाई बहनों के बीच में ह्यूमिलिएट कर दिया गया हो, मोटापे को लेके रिश्तेदारों ने हमेशा परिवार में बोला है, अरे तेरी बेटी तो बड़ी मोटी है, बेकार है, इसकी तो शादी भी नहीं होगी, कुछ कर ही नहीं पाएगी, जिंदगी में हमेशा कंपैरिजन का सामना सहा हो आपने, तो वो सारी चीजें आपकी मेमोरी में स्टोर्ड हैं। कहाँ से आई हैं? कि आपकी मम्मी ने भी ये चीजें सही थी? तो ये सारी चीजें आप चक्रों को बैलेंस करके हील कर सकते हैं विथ होपोनोपोनो। और मेरा जो थर्ड फेज है वो प्यार के लिए ही है। पूरा 10 दिन प्यार होता क्या है, प्यार क्यों ढूंढ रहे हो आप, क्या चाहिए प्यार से, आप अनसर्टेन हो और इसीलिए अनसर्टेन लोगों को अट्रैक्ट कर लेते हो। रिलेशनशिप के लिए ही आज पूरी दुनिया पागल है। कहा जाता है कि जब आपकी आत्मा बनी थी तो उन आत्मा की मैस्कुलिन फेमिनिन को ऐसे उल्टी दिशाओं में फेंक दिया गया था। सुकरात ने भी यही कहा था। हम पूरी जिंदगी बस
उन्हीं 2 पार्टों को ढूंढने के लिए ही तो चलते हैं, और उस ढूंढने के चक्कर में पैसे कमाते हैं, हेल्थ बनाते हैं, रिश्तों में बिखराव भी देखते हैं, मेंड भी करते हैं, जोड़ भी देखते हैं, टूटना भी देखते हैं, अपने आप को तोड़ते हैं, फिर अपने आप को जोड़ते हैं। मगर ये होता क्यों है? क्योंकि हम अपना उस खोए हुए अंश को ढूंढने निकले हैं। हाँ, ये मैंने भी सुना है, राइट। So every soul has a soulmate, just like Shiva and Parvati, just like Radha and Krishna, just like Ram and Sita. सोलमेट हम सबके हैं इसी पृथ्वी पर, लेकिन हम इस भेड़ चाल में चलने लगते हैं। तो कैसे पहुंचेंगे उन तक? हम अपने सोल तक तो पहुंचे ही नहीं हैं, अपने आप को तो जान ही नहीं पाए, तो हम कैसे उस सोल को आवाज़ लगा सकते हैं? जिस दिन आप अपने आप तक पहुंच जाएंगे, वो खींचा चला आएगा। तो ये 10 दिनों में उस यात्रा तक पहुंचने का मार्ग मैंने बताया है कि जिस दिन आप उस वाइब्रेशंस तक पहुंच जाएंगे, यू विल बिकम अ मैग्नेट, यू विल नॉट चेज, यू विल अट्रैक्ट। वो दुनिया के किसी कोने में होगा, वो आपके पास खींचा चला आएगा और वो रुकेगा, वो वहीं रुकेगा, वो छोड़ के नहीं जाएगा। ये जो भय लोगों के अंदर है ना, कि वो आएगा तो वो चला जाएगा, प्यार तो टिकता नहीं है, ये भय चला जाएगा, क्योंकि पॉसिबल ही नहीं है। आधा और आधा मिलकर ही तो संपूर्ण बनते हैं, तो वो आधा जाएगा कहाँ? वो तो संपूर्ण बन चुका है। लास्ट लॉ ऑफ मैनिफेस्टेशन का मैं 100 सीरीज कर रही हूँ, लेकिन लॉ ऑफ मैनिफेस्टेशन को भी होपोनोपोनो से कैसे जोड़ सकते हैं? तो लास्ट के 10 दिनों में पहले क्लियरिंग हो गई, सबसे पहला फेज क्लियर, राइट। सेकंड स्टेबिलिटी, चक्रास, को, थर्ड हायर वाइब्रेशंस, लव, फोर्थ मैनिफेस्ट करो। चाहिए क्या लाइफ में? जो चाहिए वो मिलेगा। क्यों 40 दिन? क्योंकि किसी भी चीज को हैबिट बनाने के लिए या आपके सबकॉन्शियस माइंड में से पुरानी चीजों को हटाने के लिए मिनिमम 40 दिन तो लगते ही लगते हैं। इसलिए मैंने 40 दिन का ये वर्कशॉप क्रिएट किया है। बहुत यूनिक है ये वर्कशॉप, कहीं पे भी अवेलेबल नहीं है, न मैंने किसी से सीखा है। ये मेरा सेल्फ क्रिएटेड वर्कशॉप है, और इसे करते करते बहुत सारे लोगों की लाइफ में चेंजेस आई हैं, टूटे हुए रिश्ते बनने लगे हैं। कोई एक एग्जाम्पल, ताकि लोग जो है कनेक्ट कर पाए और उनको भी, जैसे अब मैं आपसे बात कर रही हूँ तो मेरे तो दिमाग में एकदम क्लिक हो गया कि मुझे तो अपनी स्किल पे काम करना है, मुझे आपके साथ जुड़ना है। जो भी आपके वर्कशॉप का लिंक होगा डेफिनेटली मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डालूंगी, लेकिन बहुत सारे लोग मन में जानना चाहते होंगे क्या क्या चेंजेस आएंगे। तो कोई आपके पास ऐसा एग्जाम्पल है जिसकी लाइफ में बहुत ड्रास्टिक चेंज आया हो? बहुत सारे हैं, जैसे बहुत घुटने का जिसको जैसे फिजिकल वाली तो आपको बता दी। हाँ, कोई भी और एग्जांपल। देखिए, जब हम लोग पेरेंटल हीलिंग कर रहे थे ना, तो मेरे एक क्लाइंट हैं, उनको एंजाइटी इश्यूज हैं। उनको एंजाइटी अटैक्स आते हैं क्योंकि वो थोड़ा दूर रहती हैं, अपने पेरेंट्स से दूर रहती हैं। अच्छा। और पेरेंट्स से दूर रहने की वजह से उनकी जो मदर हैं वो उनकी सिस्टर के घर पर रहती हैं, और एज की वजह से या थोड़ा मेंटल डिसऑर्डर भी हो गया है उन्हें। वो रेगुलरली इनको फ़ोन करके हमेशा ये कहती हैं कि मेरी तुम्हारी जो सिस्टर है वो मुझे जान से मार देंगी। वो मेरी देखभाल अच्छे से नहीं कर रही है, मुझे बचा लो। लेकिन ये जो दूर बैठी सिस्टर है, उनके रिलेशनशिप्स में प्रॉब्लम होने की वजह से वो अपनी मदर को अपने पास नहीं बुला पा रही हैं। कुछ है उनका लीगल इश्यूज हैं, नहीं बुला पा रही थी। तो ये ना एंग्जाइटी अटैक्स आने लग गए थे। जैसे ही उनका फ़ोन मॉर्निंग में बजता था ना मम्मी का, तो उनको पैनिक अटैक्स आते थे कि अब वो फ़ोन करेंगी, दोबारा से रोएंगी, दोबारा से मुझे बोलने लगेंगी और मैं कुछ हेल्प नहीं कर पाऊंगी। तो इस पैनिक अटैक की वजह से वो रात में सो नहीं पाती हैं, उनको नींद की दवाई लेनी पड़ने लगी। तो अब रीज़न क्या हुआ? उधर मम्मी पैनिक थी, इधर ये भी पैनिक हो गई, और ये क्या करने लगी, नींद की दवाई की एडिक्टिव हो गई। जब मैंने ये कोर्स स्टार्ट किया तो वो कोर्स में भी नहीं आ पाती थी, क्योंकि मेडिसिन लेने के बाद सुबह वो जग नहीं पाती थी। तो फिर मेरा जो कोर्स है इसमें मैंने बहुत लीनियंट कर दिया है। मैंने उनको डिसिप्लिन में लाने के लिए बोला है कि सुबह 8 बजे से 9 बजे तक, रात में 9 बजे से 10 बजे तक हम ये कोर्स कर रहे हैं, ताकि वो अलर्ट रहें। लेकिन इसकी रिकॉर्डिंग्स मिल रही है जो लाइफ टाइम आप यूज़ कर सकते हैं। यू आर गेटिंग द एक्सेस ऑफ इट। तो एक दिन और मैं एक चीज़ और भी कर रही हूँ, सैटरडे संडेज में लाइव भी आती हूँ।
लाइव मेडिटेशंस भी करवाती हूँ, उनके जो प्रश्न हैं वो भी उत्तर देती हूँ, जो उन्होंने एनकाउंटर किया मेडिटेशंस करने के बाद उनका इंटरप्रिटेशंस भी करती हूँ कि ये आपके साथ हुआ, इसका मतलब क्या है। तो सैटरडे संडे एक दिन उन्होंने ज्वाइन कर लिया, ठीक है, क्योंकि मैं लाइव थी तो उनको लगा कि मैम को देखने का मौका मिलेगा तो चलो मैं ज्वाइन कर लेती हूँ। तो मैंने उनसे पूछा आप मुझे दिखाई क्यों नहीं दे रही हैं इतने दिनों से। तो कह रही है कि मैम मेरे पास टाइम नहीं मिल रहा है, मैं नींद की गोली खाती हूँ तो ऐसा ऐसा अटैक आता है और मैं बहुत घबरा जाती हूँ। उस क्वेश्चन राउंड के बाद मंडे वो मुझे दिखने लग गई मॉर्निंग के टाइम पे, और एवरी डे वो कोर्स कर रही हैं। तो मैंने सैटरडे संडे नेक्स्ट आया तो मैंने कहा अब तो आप एवरी डे मुझे दिख रही हैं, अब क्या हुआ। सिर्फ उस एक दिन के मेडिटेशन में नींद की गोली हट गई, मम्मी का फोन आना बंद हो गया। सेल्फ रियलाइजेशन की वजह से मम्मी का पैनिक अटैक खत्म हो गया। ओह माय गॉड, सिर्फ एक या दो बार यस। तो कितनी दवाइयां खाती वो इस पैनिक से दूर होने के लिए, जिंदगी भर के लिए तो वो नींद की गोली के साथ अटैच्ड हो जाती। और बहुत सारी और बीमारियां भी अपने अंदर ले आती और खुद ही असक्षम हो जाती कि जब वो बड़ी होती तो अपने बच्चों को नहीं हैंडल कर पाती। बहुत सारे और एग्जाम्पल्स हैं। मेरी एक स्टूडेंट है, उनके बच्चे बिल्कुल बेड पर हैं, ही कैन नॉट गेट अप। इतनी पॉजिटिव हो गई हैं वो, होपोनोपोनो करते हुए कहती है कि मैम जिन रिश्तों ने मुझे आज तक इज्जत नहीं दी, वो रिश्ते मेरे पास अब मुझे फोन करके अपने घर बुला करके मुझे खाने पे इनवाइट कर रहे हैं, मुझे रिस्पेक्ट देने लग रहे हैं। पूरी उम्र बीत जाती है रिलेशनशिप को ठीक करने में। अगर 4 दिन में आप अपने रिश्तों के करीब चले जाते हैं तो बहुत सारा दुख तो आपका कम हो जाता है। जो उनके अंदर कॉन्फिडेंस ब्रेक हो गया था कि मेरा बच्चा नहीं चल पा रहा है, जिसकी वजह से सोसाइटी ने उन्हें बॉयकॉट कर दिया था, हस्बैंड ने उन्हें बॉयकॉट कर दिया होगा, वो आज अपनी कॉन्फिडेंस को वापस ला पाई हैं। शी इज एबल टू कम आउट ऑफ इट। और जैसे जैसे उनके अंदर पॉजिटिविटी बढ़ती चली जा रही है, मैंने उनको बोला है कि जिस दिन 40th डे खत्म हो जाएगा ना, आपका बेटा चल करके आएगा बेड पे से उठ करके, और मेरे साथ हम लोग 40th डे पे जब मेडिटेशन करेंगे ना, आपका बेटा आकर मुझे थैंक यू बोलेगा। उन्होंने कहा यस मैम। अब वो बिस्तर से उठने लगा है, मतलब पहले पूरे समय लेटा रहता था, अब वो उठकर बैठने लगा है। यहाँ तक तो हो चुका है 20th डे तक। 40 दिन खत्म होते होते तक मुझे पूरी उम्मीद है उसका पैर बिस्तर से नीचे जाएगा। तो बहुत सारी कहानियां हैं, बहुत सारी स्टोरीज हैं। हम स्टोरीज पे जाएंगे तो जब आप सेल्फ हीलिंग के प्रोसेस में जाती हैं ना, तो आपके प्रश्न बनने लगते हैं और मुझसे पूछते हैं लोग कि मैम हम तो सोच रहे थे कि ये कमी हमारे अंदर इस जन्म की है, बाद में जब हमने ये मेडिटेशन किया तो हमें तो, मतलब मेरी एक स्टूडेंट है, उनको तो मतलब आपको शायद अपने नाना जी याद हो, नाना जी के नाना जी याद है? नहीं। उनको सबके फेसेस दिखाई दे दिए हैं। जब हमने लाइनेज पूरी क्लियरिंग करी थी एंसेस्ट्रल की, तो सब हमने एंसेस्ट्रल किया तो एक लेयर तक था, लेकिन जब पूरी लाइन की क्लियरिंग करी, उस क्लियरिंग में उनको ना लाइट्स के फॉर्मेट में देखना था, उनके लाइट्स पूरा फेस के फॉर्म में कन्वर्ट हुए। कहते मेरे को पूरी लाइनेज दिखी है मैम, और सारी लाइनेज के थ्रू ब्लेसिंग्स मिली है। आपकी हीलिंग की जर्नी स्टार्ट हो जाती है। आपका रास्ता, आपको क्या लेना है आपको पता चलने लगता है। आप कौन सा बिजनेस करने वाले, क्लैरिटी आ जाती है। आप किस तरीके के लड़के को अट्रैक्ट करना चाहते हैं वो पता चल जाता है। आपका सेल्फ वर्थ बढ़ जाता है। आपके फैमिली में जिस लाइफ के चैप्टर को सीखने के लिए आप इस दुनिया में आई हैं ना, जिसको कहते हैं लाइफ पर्पस, वो आपको पता चल जाता है। आप आकाशिक करवाती हैं, क्यों करवाती हैं? कहीं ना कहीं फंस रही हैं, कहीं ना कहीं अटक रही हैं। अगर उन चीज़ों को आप स्पॉट कर लेती हैं, आपको पता चल जाता है कि वो ये है, यहाँ सीखना था मुझे, तो ज़िंदगी कितनी आसान हो जाती है। दैट इज़ द मैजिक ऑफ दिस 40 days। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट आपको इन्फॉर्मेशन देनी थी मुझे। तो हमने अब ये जो आपको लव से रिलेटेड है, लव इज़ द हाईएस्ट वाइब्रेशन। प्रेम से बढ़कर कोई भी फ्रीक्वेंसी नहीं है। अगर आपका हार्ट
उस हायर वाइब्रेशंस पे मूव कर रहा है, आप हायर वाइब्रेशन वाले लोगों को अट्रैक्ट करने लगेंगी। अगर आपका वाइब्रेशंस लो है, डर है, नफरत है, अपने में कॉन्फिडेंस नहीं है, तो आप उन्हीं तरीके के एनर्जीज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगी। तो चॉइस आपकी है, आपको किस तरीके के लोग अपनी जिंदगी में चाहिए, कैसी अपॉर्चुनिटीज चाहिए। अपनी अपॉर्चुनिटीज को बढ़ाने के लिए बाहर कोई काम मत कीजिए, सिर्फ इनर वर्क कीजिए। तो बैलेंसिंग करने के लिए बाहर कुछ भी नहीं करना है, बैलेंसिंग सिर्फ अपने भीतर करना है, बाहर की दुनिया अपने आप बदल जाएगी। ठीक है, तो अब हम लोग अपने हार्ट चक्र को बैलेंस करने के लिए एक हीलिंग प्रोसेस पे जाते हैं, जो कि हमारा हमेशा से रहा है कि हमें एंड में एक हीलिंग प्रोसेस चाहिए, क्योंकि ये लोगों की भी डिमांड है। उनको जब तक वो हील या मेडिटेशन नहीं करते हैं ना, उनको चैन ही नहीं पड़ता है। तो आई थिंक वो बहुत ज़्यादा इस चीज़ को एंजॉय करते हैं। एंड आई थिंक जो उन्होंने पूरा चैप्टर या पूरा जो पॉडकास्ट देखा है, एंड में वो हील हो ही जाते हैं। बहुत सारे लोगों के कमेंट्स आए हैं। तो मैं चाहूँगी मैम कि आज आप जो मेडिटेशन कराएं वो कराएं रिसीविंग, क्योंकि हम लोग कहीं ना जैसे आपने कहा स्टार्टिंग में, हम लोग रिसीविंग मोड पे नहीं होते हैं। तो मैं चाहती हूँ आज आप रिसीविंग मोड वाला ही हीलिंग कराएं। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक है? मैं अपनी ऑडियंस को कहना चाहूँगी, जो भी आप लोग अगर ड्राइव भी कर रहे हैं, इस पॉडकास्ट को सेव कर लीजिएगा, ताकि आप बाद में आराम से बैठ के कहीं शांत सी जगह पे बैठ के इस हीलिंग को कर सकें। तो स्टार्ट करते हैं। पहले बिल्कुल आराम से बैठ जाइए। हथेलियां दोनों ओपन, रिसीविंग मोड पे। पैर भी लॉक मत कीजिएगा, एक दूसरे के ऊपर मत रखिएगा, दोनों पैरों को अलग अलग रखिएगा। बैकबोन बिल्कुल सीधी। लंबी गहरी सांस। और हर सांस के साथ आपका शरीर धीरे धीरे ढीला पड़ता जा रहा है। सांसें और गहरी और गहरी, लंबी गहरी सांस। पूरा स्कैल्प रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स। फोरहेड रिलैक्स, आईब्राउ रिलैक्स रिलैक्स। आँखों की पुतलियाँ, आई लैशेस कंप्लीटली रिलैक्स। कोई भी थॉट्स आ रहे हैं, जा रहे हैं, कोई जजमेंट नहीं, कोई हिंड्रेंस नहीं, कोई एफर्ट्स नहीं। सिर्फ सांसों पे ध्यान। और सांस हार्ट के थ्रू। आपकी सांस आपके हार्ट के अंदर जा रही है और रिलीज कर रही है सारे पेन, सारी यादें, और डीप और डीप। कंधे ढीले, गर्दन ढीली, ईयर्स रिलैक्स, पूरा फेशियल मसल्स रिलैक्स, completely relax. Relax your cheeks, your chin, your lips. Relax your shoulders.
शोल्डर्स में कोई तनाव नहीं, शरीर बिल्कुल ढीला, छोड़ते चले जाइए, और ढीला और ढीला। सिर्फ सांसों पे ध्यान, सांसें और गहरी, लंबी गहरी सांस। रिलैक्स योर हार्ट, बिल्कुल रिलैक्स। एक एक वेन्स, एक एक आर्टरीज, lungs, windpipe, each and every cells of all the organs. Relax, relax, relax. आपके बोन्स जो रिब केज हैं उसको भी रिलैक्स कर दीजिए। वो केज हैं लेकिन आज आप उसे रिलीज कर रही हैं, आराम दे रही हैं, एकदम रिलैक्स। थोड़ा वक्त खुद के लिए निकालिए। हर ऑर्गन को, ब्लड के एक एक सेल्स को रिलैक्स, कंप्लीटली रिलैक्स। सांसें आ रही हैं, जा रही हैं, स्वेच्छा से आने दीजिए और जाने दीजिए। आपका बैकबोन, गर्दन से होती हुई एक एक हड्डियां जो पूरे दिन आपके लिए खड़ी रहती हैं, आपको सपोर्ट देती रहती हैं कि आप ठीक से बैठें, ठीक से उठें, ठीक से चलें। आज उन्हें भी थोड़ा रिलैक्स कर दीजिए। रिलैक्स, रिलैक्स। उस स्पाइन के अंदर से जाती हुई बोन मैरो, सारे फ्लूइड को आज आज़ादी दे दीजिए। वो बहुत प्यार से नीचे जा रहे हैं, बिल्कुल रिलैक्स। लंबी गहरी सांस। स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, डायफ्राम, लिवर, किडनी, पैनक्रियाज, यूट्रस, यूरिनरी ब्लैडर, सारी जितनी भी आपकी नाड़ियाँ हैं सबको रिलैक्स। रिलैक्स ईच एंड एवरी ऑर्गन inside your body. Relax, relax. Deep relaxation. Keep relaxing. Or deep, or deep, or deep. Pelvic girdle. हर हड्डियाँ, जितनी भी बोन्स हैं आपके शरीर के अंदर, आज उन सारे बोन्स की अकड़ को बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए। सारे बोन्स रिलैक्स, रिलैक्स। पेल्विक गर्डल, थाइज, थाई बोन, मसल्स, ब्लड वेसल्स, टिश्यूज, knees, joints, calf muscles, ankle, heel, foot, आपके अंगूठे, छोटी छोटी उंगलियां, रिलैक्स, रिलैक्स। लंबी गहरी सांस, रिलैक्स, 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 कंप्लीटली रिलैक्स। अब लंबी गहरी सांस लीजिए और अपने हार्ट के सामने एक बहुत सा खूबसूरत कप विजुअलाइज कीजिए कि आपके हार्ट के सामने
एक बहुत खूबसूरत सा कप खाली पड़ा है। उस कप के अंदर अपने सारे पुरानी यादों से इकट्ठे हुए इमोशंस को भरना शुरू कीजिए। सारे इमोशंस, बचपन में किसी ने आपको इग्नोर किया, किसी ने आपकी बात नहीं मानी, किसी ने कुछ बोल दिया हो आपको, किसी ने आपको छोटा बनाने की कोशिश की हो, कहीं से आपको धोखा मिला हो, कहीं आप चाहते थे जुड़ना लेकिन वो इंसान आपको छोड़कर चला गया बिना बताए। जिस भी स्मृति को आज तक उनकी यादों के रूप में आपने संभाल कर रखा था, वो रंगों के रूप में उस कप में डालना शुरू कीजिए। हरा, नीला, काला, जिस भी रंग के इमोशंस हैं उस कप के अंदर डालना शुरू कीजिए। आप अपनी उम्र से छोटी होती चली जाइए, और छोटी। कहीं आपने नौकरी की हो, नौकरी में आपके साथ किसी ने झूठ बोलकर आपको आपकी नौकरी से हटा दिया गया हो, किसी ने जेलसी की भावना रखी हो, वहाँ तिरस्कार सहा हो आपने। जो भी इंसिडेंट्स आपके साथ घटे थे, किसी से प्यार किया था आपने, प्यार में आपको वो इज्जत नहीं मिली जिसकी आप हकदार थी, आपके अंदर जो भी फीलिंग्स आई थी वो सारी की सारी फीलिंग्स उस कप में भरना शुरू कर दीजिए। और धीरे धीरे देखिए कि कप के अंदर का लिक्विड बढ़ता चला जा रहा है, बढ़ता चला जा रहा है, बढ़ता चला जा रहा है, बढ़ता चला जा रहा है। बहुत सारी खट्टी मीठी यादें होंगी। रिश्तेदारों ने अच्छे से बिहेव नहीं किया होगा पापा के साथ, मम्मी को इग्नोर कर दिया होगा, भाइयों के लिए कुछ बोल दिया होगा, बॉस ने कुछ बोल दिया, किसी ने आपको कुछ ऐसे शब्द बोले जो दिल को चुभ गए। सारे शब्द रंगों के रूप में उस कप में डालना शुरू कर दीजिए। और अब धीरे धीरे वो कप पूरा भर गया है और उसके अंदर का लिक्विड अब छलक छलक कर बाहर गिर रहा है सॉसर के अंदर। और जैसे जैसे वो भरता जा रहा है और बाहर गिरता जा रहा है, अंदर बैठा कोई गार्ड आपको आगाह कर रहा है कि बस गिरने दो इसे, और गिरने दो इसे, जितना भरना चाहो भरो और इसे गिरने दो। अब आप धीरे से इस कप को टिल्ट करने की कोशिश कीजिए और गिराने की कोशिश कीजिए। अब तक तो ये छलक रहा था, लेकिन अब आप इसके अंदर के जितने इमोशंस हैं इसे हल्का सा टिल्ट कीजिए और इसके अंदर के सारे इमोशंस को नीचे गिराने की कोशिश कीजिए। मगर जैसे ही आप टिल्ट करती हैं, आपके अंदर बैठा प्रोटेक्टर आपको आगाह करता है कि इमोशंस को गिराओ मत। ये इमोशंस तुम्हें याद दिलाते रहेंगे तुम्हारी गलतियों के बारे में, तुम्हारे साथ पहले क्या हुआ था। लड़के धोखेबाज होते हैं। तुम अगर अपने काम में इस दिशा में जाओगी तो लोग तुम्हारी लेग पुलिंग करेंगे, तुम्हें नहीं मिलेगी एप्रिसिएशन। वो जो प्रोटेक्टर आपको इंडिकेट कर रहा है कि आप अंदर के इमोशंस को ना गिराएं, वो बार बार आपके कप को सीधा कर देता है। वो नहीं चाहता कि आप अपने पुराने इमोशंस को नीचे गिराएं। वो बार बार आपका हाथ पकड़ के कप को सीधा कर देता है कि इसे खाली मत करो। अगर खाली कर दोगी तो फिर कोई आएगा तुम्हें दोबारा से धोखा देगा, फिर कोई आएगा तुम्हें नीचा दिखाएगा। ये तुम्हें याद दिलाता रहेगा कि तुम्हारे साथ पहले क्या हुआ था।
अब आप धीरे से उस कप को छोड़कर अपने राइट हैंड को अपने हार्ट के ऊपर लेके जाइए। लंबी गहरी सांस। और जिस प्रोटेक्टर ने आपको उस कप के अंदर के इमोशंस को गिराने से मना किया है, आपका ये हाथ रिसीवर बनकर उसी हाथ को समझाने जाएगा कि घबराओ मत, मैं बिल्कुल ठीक हूं। जिन जिन ने मुझे दुख दिया था, मैंने उन दुखों को लेसन के रूप में समझा है। जो मुझे वो सिखाने आए थे, मैंने सीख लिया है। तुम सेफ हो, मैं सेफ हूं, तुम डरो मत, मैं तैयार हूं। आई लव यू, तुम बहुत अच्छे हो, तुम हमेशा मेरा ध्यान रखते हो। मुझे पता है तुम घबरा रहे हो कि कहीं दोबारा मेरे साथ ऐसा ना हो। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग इन माई लाइफ एज अ प्रोटेक्टर, मुझे हमेशा आगाह करने के लिए। आई लव यू, आई एम सेफ, आई एम एब्सोल्युटली ओपन नाउ टू रिसीव more emotions in a divine open way. मैं बिल्कुल तैयार हूं, तुम घबराओ मत। मैं अब अपने आप को पूरी तरीके से समर्पित करती हूं ताकि मैं नए एक्सपीरियंसेस फील कर पाऊं और ग्रो कर सकूं, अपने आप को और निखार सकूं। मेरे ऊपर भरोसा रखो, तुम हो। मैं जब भी गिरूंगी तुम मुझे थाम लेना। मैं जब भटकूंगी तुम मुझे रास्ता दिखाना। और मैं जब डरूंगी ना तो तुम रोशनी बनकर मेरे सामने खड़े हो जाना। आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। और अब आप उस कप के अंदर के इमोशंस को पूरी तरीके से गिरा दीजिए। वो कप अब बिल्कुल खाली है, बिल्कुल खाली। ना कोई याद, ना कोई बातें याद, ना कोई इमोशंस उसके अंदर। अब आप विजुअलाइज कीजिए कि ऊपर आपके सहस्त्ररा के ऊपर बहुत दूर चमकदार, बहुत विशाल लाइट आपके ऊपर है। लंबी गहरी सांस और वहां से एक वाइटिश पिंक गोल्डनिश लाइट अपने क्राउन चक्र से अपने शरीर के अंदर लेना शुरू कीजिए। आपके क्राउन चक्र के अंदर पिंकिश वाइट गोल्डनिश लाइट आपके शरीर के अंदर आ रही है। वो गुलाबी ऊर्जा आपके फोरहेड, आपके आईज, आपके नोज, आपके चीक्स, आपके लिप्स, आपके चिन, आपके ईयर्स, आपके नेक, आपके शोल्डर्स, आपके हार्ट चक्र और उस कप के अंदर भरती चली जा रही है लिक्विड फॉर्म में। ये ऊर्जा आपके
पूरे शरीर में फैल रही है। पिंकिश गोल्डन ऊर्जा आपके लंग्स, आपके दोनों हाथ, दोनों हथेलियां खुली हुई हैं। आपके बैकबोन, आपका चेस्ट एरिया, आपकी बेली एरिया, पेल्विक गर्डल, थाइज, नीज, काव्स, हील्स, फुट, आपका पूरा शरीर चमकदार गुलाबी रंग से भरा हुआ है। और अब इस ऊर्जा को और इनहेल कीजिए और हर इनहेलेशन के साथ अपनी इस ऊर्जा को अपने शरीर से बाहर की ओर जाने दीजिए। डीप इनहेलेशन एंड एक्सपैंड द ऑरा आउटसाइड योर बॉडी। डीप इनहेलेशन, वो कप भी भर रहा है और आपकी ऊर्जा आपके शरीर से बाहर की ओर फैलती जा रही है, फैलती जा रही है। आपके कमरे में, आपके घर की चारों तरफ, आपकी कॉलोनी में, आपकी सिटी में, आपकी कंट्री में, इस पूरे अर्थ में देखिए, पूरी जगह आपकी ऊर्जा फैलती चली जा रही है। कीप एक्सपैंडिंग, कीप एक्सपैंडिंग, कीप एक्सपैंडिंग। मोर यू आर इन द हायर वाइब्रेशन। आप उसी हायर वाइब्रेशंस के अपॉर्चुनिटीज को, लोगों को जो आपके वाइब्रेशन से मैच कर रहे होंगे, वो ऑटोमेटिकली आपकी फ्रीक्वेंसी में आते चले जाएंगे एंड दे विल बी कमिंग क्लोजर टू यू, क्लोजर टू यू, क्लोजर टू यू। कीप रिसीविंग, कीप फिलिंग द कप, कीप फिलिंग द कप, कीप अट्रैक्टिंग। जैसे जैसे आपकी ऊर्जा बढ़ रही है, आप हायर वाइब्रेशंस के लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं, अपने सोलमेट को अट्रैक्ट कर रहे हैं। आपके डिजायर्स के लायक आपको जो चाहिए, घर, बंगला, गाड़ी, पैसा, जिन भी चीज़ों की आपकी ख्वाहिश है, वो सारी की सारी आपके उस कप में आती चली जा रही है। नाउ पुल बैक ऑल द एनर्जीज। उस गुलाबी ऊर्जा को अपने शरीर के अंदर वापस से पुल कीजिए। And now lock your body completely with the ultraviolet bubble. Lock your ऊर्जा। Be in that ऊर्जा, उस higher vibrations में, उस higher frequency में अपने ऊर्जा को, अपने ऑरा को बनाए रखिए। Be in that aura. You are love. You are loved. You are lovable. I love you. I love you. I love you. Thank you. Thank you. Thank you. Gradually move your fingers. Feel your body. अपने शरीर को छूइए. Feel your body. Move your neck from right to left, slowly and slowly. Rub your palm. दोनों हथेलियों को रब कीजिए. Place it in front of your face. अपनी आँखों को हथेलियों के अंदर ओपन कीजिए. And then gradually open your eyes. मैं हमेशा स्पीचलेस हो जाती हूँ। आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा आपको कैसा फील हुआ। शायद इसके आगे मैं ना बोल पाऊँ क्योंकि बहुत अमेजिंग एक्सपीरियंस मेरा रहा है और आपके साथ हमेशा मेरा रहता है। और मैं अपनी ऑडियंस को बोलना चाहूँगी आपने क्या फ़ील किया और कैसा आपको लगा, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। Thank you.